नमस्कार दोस्तों और भारत के भावी सिविल सेवकों। अभी रिसेंट में अप्रैल मिडिल में 13 या 14 तारीख के आसपास में इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी जो जो कमिंग मानसून सीजन है हमारा 2026 का, उसको लेके अपना एक फोरकास्ट किया था। और उस फोरकास्ट के अंदर में उन्होंने बताया कि जो रेनफॉल रहेगी इस बार की, या जो हमारा मानसून पीरियड रहेगा वो बिलो नॉर्मल रहेगा। मतलब वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ गुड मानसून, ओके, इन दिस ईयर। तो उसी को लेके, मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी बात को डिस्कस करने का है कि मानसून फोरकास्टिंग जिसको हम कहते हैं वो किस तरीके से की जाती है। देखिए, ये क्लास और आज का जो हमारा टॉपिक है ये उन्हीं के लिए रेलिवेंट है जिनको मानसून का मैकेनिज्म पता है, क्योंकि इसमें मैं मानसून का मैकेनिज्म आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला। अगर मैं डिस्कस करूंगा भी तो एक सेपरेट वीडियो की फॉर्म में करूंगा मैं। और वो मेरे ख्याल से एक सिंगल वीडियो में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट मुझे 2 या 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे पूरा मानसून का मैकेनिज्म समझाने के लिए। तो तो आज का वीडियो जो है उनके लिए है जिन्हें मानसून का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मानसून क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हमारे ड्राइवर्स हैं मानसून के, जो हमें एक अच्छा मानसून प्रोवाइड करते हैं या हमारे मानसून मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा, मैं ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भी उन उन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं दूंगा, मैं थोड़ा बहुत उन चीज़ों के बारे में आइडिया दूंगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उन पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है मानसून फोरकास्ट। देखिए, इंडिया की जो मानसून फोरकास्टिंग की हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। और हम ये नहीं कह सकते कि जो हम अगर हम देखें इस चीज को लेके, तो बहुत मतलब 1875 से ही हमने मानसून की हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारी पॉपुलेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है उस चीज को हम समझने लगे थे। और उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए 1875 में, दैट वाज अ कॉलोनियल एरा, बट इन इन दैट 1875 के अंदर में हमने इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था उसको स्टैब्लिश किया था, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और आप ये कह सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और अ मीटरोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन इन द एशिया। एशिया का पहला एक मीटरोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन जो था वो स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद से पूरी एक लॉन्ग जर्नी चलती रही। और बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट करे अपने मानसून मीटरोलॉजी को समझने के लिए। और जैसे बॉबमैक्स हुआ, आरमैक्स हुआ, ओके, मोनेक्स के नाम से हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें रशिया भी इसमें इन्वॉल्व था हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर में, यूएस भी इन्वॉल्व था हमारे एक्सपेरिमेंट को लेके, और फ्रांस भी इन्वॉल्व था, और भी कंट्रीज थे, जापान के अंदर में भी था हमारा कोलैबोरेशन। और भी कंट्रीज थे जिन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करा था। तो उसी को लेके आज की हमारी चर्चा है कि जो मानसून फोरकास्टिंग की हिस्ट्री क्या रही, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, और प्रेजेंट स्टेटस जो है वो हमारा मानसून फोरकास्टिंग को लेके किस तरीके। ओके। तो मैं आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यूपीएससी के पर्पस से, या जो यूपीएससी के एग्जाम्स जो होता है जिसको हम सिविल सर्विसेज एग्जाम कहते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारी आज के लेक्चर की क्या रेलेवेंस है और उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो कहा है उसको हम देखते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि यूपीएससी किस तरीके का क्वेश्चन जो होता है इस फोरकास्टिंग को लेकर डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जब आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं तो कई बार जो पढ़ाने वाला होता है वो इस पर्टिकुलर फोरकास्टिंग के टॉपिक को जनरली 3-4 मिनट के अंदर में डील कर देता है। लेकिन यूपीएससी ने काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं इसके पास में, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है ताकि आपको एक सही नॉलेज मिल सके। तो मुझे बस 1 मिनट लगेगा, मुझे थोड़ा सा स्लाइड को सेट करना पड़ेगा हियर, और ताकि आपको चीजें ढंग से विजिबल हो सके। ओके, तो हम लोग देखते हैं इस चीज के बारे में।
अगर हम ये देखें बच्चों, तो ये एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट है और वहीं से ही मैंने इस चीज को लिया है। अगर आप देखेंगे तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये जो डेट है इसकी वो 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल में इन्होंने इस चीज के बारे में दिया था अबाउट इस बार का मानसून जो रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, उसको 13 अप्रैल के अंदर में अपनी प्रेस रिलीज जो थी वो जारी की थी। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उन्होंने क्या क्या कहा उस चीज को लेके, तो वो भी देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि दी द 2026 साउथ वेस्ट मानसून, देखिए मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये केवल साउथ वेस्ट मानसून को लेकर है। हमारे यहाँ मानसून की एक्चुअली में दो डायमेंशंस होती। मानसून की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो दो तरीके की डायमेंशन है। एक तो हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं और एक हम नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करते हैं। ओके, जिसको हम विंटर मानसून के नाम से जानते हैं। हालांकि विंटर रेंज जो होती है नॉर्थ इंडिया में एक अलग मैकेनिज्म होता है, सदर्न इंडिया में स्पेशली जो तमिलनाडु के रीजन्स हैं या कुछ आंध्र प्रदेश के जो रीजन्स हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू रेनफॉल मिलती है। तो वहां पे एक्चुअली विंटर मानसून का कॉन्सेप्ट होता है और हमारे ज्यादातर इंडिया के अंदर में वो साउथ वेस्ट मानसून का कॉन्सेप्ट होता है। तो 2026 के अंदर में का जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन है, जो जनरली हमारा जून से लेके सितंबर तक चलता है, ये एक हमने लॉन्ग पीरियड के बेसिस पे लिया है। 30 इयर्स का हमने एक स्टडी करा है और 30 इयर्स के स्टडी के बेसिस पे हमने अपना मानसून सीजन जो है वो जून टू सितंबर का लेके चले। ओके, और उन्होंने कहा है कि बिलो नॉर्मल, बिलो नॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि 95 टू 90% जो होगा वो लॉन्ग पीरियड एवरेज। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब हो गया हमारा 1971 से 2020 का जो हमने एक एवरेज निकाला है, उसके कंपैरिजन के अंदर में मींस दैट इज गोइंग टू बी बिलो नॉर्मल। अगर हम क्वांटिटेटिवली देखें, द सीजन रेनफॉल ओवर द कंट्री इज लाइकली टू बी 92% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। ओके, विद अ मॉडल एरर ऑफ ±5%। ओके, तो ये कुछ चीजें, हमारा जो लॉन्ग पीरियड एवरेज 87% है, तो रेनफॉल के कम होने के ही चांस है। आपको लगेगा कि सर 98%, लेकिन ये 8% का वेरिएशन जो होता है वो काफी मेजर वेरिएशन आपको देखने को। अब इनकी ऑब्जर्वेशन किन चीजों पे बेस्ड है? वीक लालिना। ओके, अगर आपने थोड़ा बहुत फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रखा होगा तो आपने लालिना के बारे में और एलिनो के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा। एलिनो के बारे में, इंडियन ओशन डाइपोल जो होता है उसके बारे में, मैडम जूलियन ऑस्सिलेशन जो होता है उसके बारे में, क्योंकि ये हमारे मानसून के ड्राइवर्स हैं। तो वीक लानिना कंडीशन आर ट्रांजिशनिंग टू एंसो न्यूट्रल कंडीशन ओवर द इक्वेटोरियल पैसिफिक। ओके, सो इन्होंने इंडियन ओशन डाइपोल को लेके भी बताया कि इंडियन ओशन डाइपोल प्रेजेंटली न्यूट्रल में है और साउथ वेस्ट मानसून के एंड तक जाते जाते उसका चांस ये है कि वो जो होगा वो एक पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा। अमेरिका से आप लोगों को पता होगा, अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है तो वो एक अच्छा प्रोडिक्टर होता है हमारे मानसून को लेके, और अगर नेगेटिव होता है, नेगेटिव आईओडी होता है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं होता ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। अब इसके अंदर में कुछ ऐसी टर्म्स यूज करी जाती हैं। ओके, अगर हम देखें तो सिंस 2003 द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज बीन इशूइंग द लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। अब ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर में, फॉर द साउथ वेस्ट मानसून सीजन जून टू सितंबर। ओके, और ये दो स्टेजेस में ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होता है। एक अप्रैल में आता है और दूसरी स्टेज जो होती है वो मई में आती है। मतलब मई के एंड तक, या कई बार ये होता है कि जून के बिल्कुल फर्स्ट वीक के अंदर में ये हमारे पास सेकंड स्टेज के अंदर में एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होता है। हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, मीडियम रेंज फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, नाउ कास्ट का मतलब क्या होता है। अब इन्होंने लिखा है इन 2021, ओके, आईएमडी हैज इंप्लीमेंटेड अ न्यू स्ट्रेटजी फॉर इशूइंग monthly and seasonal operational forecast. Okay, monthly forecast and seasonal operational forecast for southwest monsoon over the country by modifying existing two-stage forecast strategy. अब इसके अंदर में क्या है? द न्यू स्ट्रेटेजी यूजेस डायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग सिस्टम, बोथ डायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग सिस्टम। ये भी हम लोग देखेंगे कि डायनेमिक सिस्टम क्या होता है और स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग सिस्टम क्या होता है।
मल्टी मोडल एंसेंबल फोरकास्टिंग सिस्टम, जिसको लेके कपल्ड ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल, कपल्ड ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल, ये जो टर्म्स हैं बच्चों, ये सारी हम फोरकास्टिंग के अंदर में देखेंगे। ओके, और साथ ही साथ में हम लोग ये भी देखेंगे IMD मानसून मिशन क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम, MMCFS। ओके, डायनेमिक फोरकास्टिंग सिस्टम जो है हमारा क्या है। तो हमारे यहाँ फोरकास्टिंग की जो मेथड थे उनमें किस तरीके से चेंजेस आए, न्यूमेरिकल से लेके डायनेमिक, डायनेमिक से लेके एंसेंबल के फॉर्म में। तो ये किस तरीके से हमारे फोरकास्टिंग के हुआ और हमारी इन चेंजेस के हिसाब से हमारी फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी जो थी वो कैसी रही, वो भी आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो अब इसके अंदर में यहाँ पे ध्यान देने के लिए केवल इतनी ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, और अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको और आगे बढ़ा के दिखाऊं तो एज पर द लॉन्ग रेंज फोरकास्ट स्ट्रेटेजी, ओके, द फर्स्ट स्टेज फोरकास्ट इशूड इन द मिडल ऑफ द अप्रैल कंसिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एंड प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट ऑफ द कंट्री। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया इन क्वांटिटी के अंदर में, और प्रोबेबिलिटी मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब ये फोरकास्ट के सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या रेनफॉल का फोरकास्ट को लेके क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट अलग अलग जगहों में किस तरीके का होगा। ओके, जैसे वहां पे 3 कैटेगरीज के अंदर में नॉर्मल होगा, बिलो नॉर्मल होगा, और सीजनल किस तरीके का होगा, ये सारा चलता है। मई के एंड में जाके जो होगा वो मतलब मई के एंड के अंदर में जाके वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज देंगे। ओके, सेकेंड फोरकास्ट जो होंगे वो एक्चुअली फर्स्ट का एक अपडेट होता है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स के चेंजेस होने के चांसेस होते हैं। ओके, और इसका एक अपडेट होता है, और साथ साथ में प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट फॉर द सीजनल रेनफॉल ओवर द 4 होमोजीनियस रीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, एंड जिसके अंदर में नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ पेनिनसुला, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड मानसून कोर जोन। हम लोग ये भी देखेंगे मानसून कोर जोन का मतलब क्या होता है, जहां पे मेजर मानसूनल रेनफॉल होता है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं बच्चों, इसके अंदर में ये टर्म्स जो होती हैं वो आपके मेंशन करी हुई होती हैं, और आज का हमारा लेक्चर जो है वो अल्टीमेटली इन्हीं चीजों को समझने का है। मैं जहां तक समझता हूं आप लोगों को आज के लेक्चर के अंदर में इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा सा टेक्निकल साइड पर है। आप चाहें तो वीडियो देखते वक्त थोड़ी देर के लिए पॉज करिए, सोचिए इसके ऊपर, क्योंकि देखिए सिविल सर्विसेज के अंदर में जरूरी है कि आप पढ़िए और सोचिए। आप जितना थिंक करेंगे, एक थिंकिंग बीइंग की तरीके से जितना अपनी प्रिपरेशन को लेके चलेंगे, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट से जितनी अपनी प्रिपरेशन को लेके चलेंगे, उतना ही आपकी प्रिपरेशन रिलेटिवली अच्छी हो। ओके, कोई भी टीचर जो हो सकता है वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये आएगा या नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी जो होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई किसी चीज की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी कम होती है। ओके, लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि जो कोचिंग के फोरकास्ट होते हैं या टीचर के फोरकास्ट जो होते हैं वो हमेशा सही निकल जाते हैं। ओके, इसलिए पूरा सिलेबस आपका इंश्योरेंस यही है कि आप पूरे सिलेबस को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट से जाके पढ़ाई करें। अगर आपने उस पूरे सिलेबस को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट से पढ़ाई करी है तो दैट विल बी द बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर यू, इवन इन केस दैट समथिंग गोज अगेंस्ट व्हाट वाज गिवन टू बी एज अ फोरकास्ट इन द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर में कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके, चलिए अब बात आती है कि बच्चों सबसे पहली चीज तो ये होती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम फोरकास्ट को कर क्यों रहे हैं, वाई देर इज अ नीड ऑफ अ फोरकास्ट। ओके, और हम यूपीएससी के अंदर में इस फोरकास्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, अब देखेंगे आप लोग बच्चों। यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक क्वेश्चन आपका 2015 के अंदर में, ऑलमोस्ट 11 साल पुराना क्वेश्चन है ये। 2015 के अंदर में हमें ये क्वेश्चन जो होता है वो मिलता है। ओके, 2015 के अंदर में, एंड द क्वेश्चन इस तरीके का था कि क्रिटिकली एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ मानसून मीट्रोलॉजी। मीट्रोलॉजी का मतलब हो गया द स्टडी ऑफ मीट्रोलॉजिकल फिनोमेना, और जब हम ये कहते हैं मानसून मीट्रोलॉजी तो स्टडी ऑफ मानसून मीट्रोलॉजिकल फिनोमेना। साथ में इन्होंने कहा था डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है, और साथ में क्री वर्ड दिया था आपका। अगर आपसे पूछा जाए डेवलपमेंट ऑफ मानसून मीट्रोलॉजी तो आप आसानी से पूरी हिस्ट्री लिख सकते हैं। ओके, सारी की सारी, लेकिन आपसे क्या कहा गया था, क्रिटिकली एग्जामिन। ये जो डायरेक्टिव वर्ड होता है बच्चों, ये एक्चुअली में इस क्वेश्चन को काफी सिग्निफिकेंट बना देता है और काफी चैलेंजिंग बना देता है, क्योंकि आपने मानसून मीट्रोलॉजी का
हिस्ट्री तो पूरी पढ़ी होगी, तो उसके डेवलपमेंट को लेके तो आपने पूरा पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने ओपिनियन को बनाइए, अपने जजमेंट को बनाइए उस चीज को लेके, यानी कि उसके अंदर में लूप होल्स क्या क्या रहा है और आगे चल के उसकी हमारे लिए पॉजिटिव टेक अवेज क्या क्या हैं और हम कहाँ कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे व्हाट रोल हैज टेक्नोलॉजी प्लेड इन इंप्रूविंग द फोरकास्ट। अब देखिए आज की डेट में क्या, अगर हम इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो मान लीजिए अगर आपको इसी तरीके से एआई से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में एआई आप पढ़ते हैं, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप पढ़ते हैं, तो मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिस्कस द रोल ऑफ एआई, ओके, इन enhancing the forecast quality of the monsoon, ओके, या सपोज करिए कि आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा बना के आपको दे देता है, वो आपको क्वेश्चन दे देता है और क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है आपको, सपोज करिए कि मैं एक क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम कर देता हूं यहाँ पे, ओके, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मानसून फोरकास्टिंग, ओके, मानसून फोरकास्टिंग की अगर हम बात करें तो मानसून फोरकास्टिंग इन इंडिया एंड इन इंडिया, और फिर आपसे आगे एक चल के आपको कर देता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ और रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन इंप्रूविंग द फोरकास्ट क्वालिटी या प्रिसीशन फोरकास्ट प्रिसीशन। मान लीजिए ये भी एक आपको एक क्वेश्चन दे देता है, ओके, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के हम ये देखते हैं कि भाई यूपीएससी ने इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, और जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो 5 साल पहले पूछे हों, चाहे वो 8 साल पहले पूछे हों, ओके, कई बार क्या होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर में आप लोगों को बता दिया जाता है कि भाई 5 साल पुराने क्वेश्चन को आप देख लो। होता क्या है बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एग्जाम होने के बाद कोई टीचर दिखाई नहीं देता। जितने भी लोग ये यूट्यूब पे मैराथन चला रहे होंगे ना अभी प्रीलिम्स के अंदर में, तो आप देख लेना एग्जाम होने के बाद ये आधे से ज्यादा गायब हो जाते। ओके, तो आप उन ट्रैप के अंदर में ना फंसिए। नाउ दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें 2014 के अंदर में एक क्वेश्चन था, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया, ओके, डिस्कस विद एग्जांपल। यानी कि हमने एक बात करें, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके लिए, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपसे ये कहा गया है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक बेसिक आइडिया है ज्योग्राफी के अंदर, ओके, तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को आपको देखना होगा, ओके। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कई बार क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर में एल्निनो सदर्न ऑस्सिलेशन को लेके, इंडियन ओशन डाइपोल को लेके, मानसून के ऑनसेट को लेके, लानिना के इफेक्ट को लेके, इस तरीके के क्वेश्चन पास के अंदर में आपसे कई बार पूछे, ओके। सो आप थोड़ा सा अगर अटेंटिव होकर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको चीजें जो होंगी वो काफी आसान है, ओके। चलिए हम आगे चलते हैं। अब बात ये आती है बच्चों की, अगर हम देखें तो फोरकास्ट जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम फोरकास्ट की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो फोरकास्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाई द फोरकास्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके। अगर हम देखें तो फोरकास्ट जो है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे लिए क्या बन जाती है, मीन्स व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फोरकास्ट फॉर अस, ओके। सो देखिए इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, फोरकास्ट की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो सिंपल सी बात है, 70 to 80% हमारी एनुअल रेनफॉल जो होती है वो इसी मानसून फोरकास्ट पे बेस्ड होती है, मतलब इसी मानसून सीजन पे बेस्ड होती है। मतलब हमारे भारत के अंदर में या हमारे कंट्री के अंदर में जितनी भी हमें रेनफॉल मिलती है एक साल के अंदर में, उसका 70 to 80% पार्ट जो है वो इसी मानसून सीजन के अंदर में मिलता है,
ओके। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी भी 62 to 70% एग्रीकल्चर ऐसा है जो रेन फेड है, मतलब अच्छी बारिश हुई तो क्रॉप्स अच्छी होंगी, और बारिश अगर सही नहीं हुई, ओके, तो क्रॉप्स फेलियर होने के चांसेस। तो अल्टीमेटली क्या है कि देखें तो हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है वो एक अच्छे मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे कई सारे फेस्टिवल्स, ओके, हमारी प्रोस्पेरिटी, हमारी वेलबींग, ओके, वो सारी एक अच्छे मानसून के ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि मानसून बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। मानसून अपनी एक रेंज के अंदर में रहे, ना तो बहुत एक्सेस ऑफ रेनफॉल करे, ओके, और ना ही मानसून जो है वो डेफिशिएंट रेनफॉल की कैटेगरी के अंदर में जाए। एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ अ मानसून वो कभी भी अच्छी नहीं हो, ओके। लेकिन मानसून अपनी एक नॉर्मल की रेंज के अंदर में रहता है, और सब जगह एक और उसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली ठीक रहता है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ गुड मानसून। तो प्रणब मुखर्जी जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, बाद में चल के प्रेसिडेंट भी बने थे हमारे देश के, तो उन्होंने यही कहा था कि मानसून जो है वो हमारे रियल फाइनेंस मिनिस्टर है। मानसून के लिए कहा था कि इंडिया का जो रियल फाइनेंस मिनिस्टर है वो अल्टीमेटली क्या है, मानसून। तो हम अगर थोड़ा सा इन चीजों को बेसिस पे ध्यान रखें तो हम बहुत हद तक हम पहले इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर दे सकते हैं। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, आप थोड़ा सोचिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। और आंसर लिखने के बाद मेरे जगह जगह नंबर अवेलेबल है, और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये एक मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे जाकर मुझे अपने आंसर का पीडीएफ भेज सकते, ओके, पीडीएफ बना के आप दे सकते। अगर हम देखें बच्चों तो मानसून केवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता। मानसून जो है वो केवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। मानसून जो है वो बहुत सारे और भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर में देखा जाता है, और ज्योग्राफीज के अंदर में देखा जाता है। जैसे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन मानसून, ओके, तो ये हमारा इंडियन समर मानसून का कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन मानसून जो है वो चाइना के अंदर में भी, जापान के रीजन्स जो होते हैं वहां पे भी एक्सपीरियंस किया जाता है, जिसको ईस्ट एशियन मानसून कहा जाता है। फिर इसी तरीके से वेस्ट अफ्रीकन मानसून होता है, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड के अंदर में भी मानसूनल करेक्टरिस्टिक्स शो होती हैं। इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका के अंदर में भी जो मैक्सिको के रीजन्स हैं वहां पे भी मानसून एक्सपीरियंस किया जाता है। इसी तरीके से ब्राजील के रीजन्स और कुछ अर्जेंटीना के रीजन्स जो होते हैं वहां पे भी साउथ अमेरिकन मानसून एक्सपीरियंस किया जाता है। और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर में भी ये ऑस्ट्रेलियन मेरीटाइम मानसून जो होता है वो केवल कोस्टल रीजन्स के अंदर में एक्सपीरियंस किया जाता है, जिसको ऑस्ट्रेलिया मेरीटाइम मानसून कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच है, और जो आपको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों कि मानसून के अंदर में हमारे दो कैटेगरीज हैं। वी हैव एक्चुअली में टू टाइप्स ऑफ मानसून, ओके। अगर हम देखें तो मानसून जो है वो हमारे पास वी हैव अ टू कैटेगरीज ऑफ द मानसून, ओके। सो देर आर टाइप्स ऑफ द मानसून, ओके। मैंने स्पेशली अगर आपसे बात करें या ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफीज में वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट मानसून। बट इन जनरल मानसून, करेक्ट, मानसून के नेचर के हिसाब से अगर हम बात करें या मानसून के ट्रू नेचर के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो ही तरीके के हमारे पास मानसून आते हैं, ओके। एक तो हमारे पास मानसून आता है जिसको हम कहते हैं ट्रू मानसून, ओके, ट्रू मानसून, ट्रू मानसून। और दूसरा हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं स्यूडो मानसून, स्यूडो मानसून, ओके। तो जो ट्रू मानसून है, जो ट्रू मानसून है वो वो एक्चुअली में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में एक्सपीरियंस किया जाता है। हर जगह ये ट्रू मानसून जो होता है वो एक्सपीरियंस नहीं किया जाता। ये जो ट्रू मानसूनल करेक्टरिस्टिक्स हैं या मानसून की अगर हम बात करें तो जो ट्रू मानसूनल है हमारा, ओके, दैट इज जनरली एक्सपीरियंस। ट्रू मानसून की अगर हम बात करें तो वो हम वी एक्सपीरियंस इट इनटू इनटू ओनली इन, दैट इज अ ट्रू मानसून। और ट्रू मानसून जो है वो हम केवल एक्सपीरियंस करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रीजन, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रीजन, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रीजन। बाकी जितने भी एरियाज हैं उनको सीडो मानसून कहा जाता है, सीडो मानसून कहा जाता है। और कई बार हम एक और वर्ड यूज करते हैं, मानसून लाइक। सीडो मानसून और मानसून लाइक के अंदर में भी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक का
इस क्लास का ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, जो ट्रू मानसूनल होता है, जो ट्रू मानसूनल होता है उसके अंदर में क्या होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड, सीजनल रिवर्सल। और ये रिवर्सल कितना होता है, सीजनल रिवर्सल का मतलब होता है 180 डिग्री का रिवर्सल विद द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, सन के मूवमेंट के साथ साथ 180 डिग्री का मतलब जब साउथ वेस्ट मानसून होता है तो विंड्स की डायरेक्शन फ्रॉम साउथ वेस्ट होती है, और जब नॉर्थ ईस्ट होता है तो विंड की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होती है। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के अंदर में ऑब्वियसली सीजन के हिसाब से ऑलमोस्ट 180 डिग्री का रिवर्सल आ जाता है। और ये प्योर रिवर्सल जो होता है, जो प्योर रिवर्सल होता है वो केवल आपको ट्रू मानसूनल एरिया के अंदर में मिलता है। बाकी एरियाज जो हैं उनके अंदर में इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं मिलता। ओके, और या कुछ जगह मिलता भी है तो उनके पीरियड कम होते हैं या उनकी इंटेंसिटी कम होती है, तो उनको मानसून लाइक के एरियाज कहा जाता है। तो जैसे अगर हमने ऊपर की ओर अगर हम देखें बच्चों, तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें आपको, तो वी हैव साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन मानसून जो ट्रू मानसून की कैटेगरी में आता है, और बाकी जो सारे हैं या तो ये सीडो मानसून के एरियाज हैं या लाइक मानसून लाइक के एरियाज होते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, जहां पे भी किसी को कोई भी डाउट हो और अगर किसी को लगता है कि उसे वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो मैंने अपना नंबर दिया है, आप मेरे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे साथ बैठ के डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम आगे चल के देखते हैं, और आगे चल के देखने में हमें क्या चीजों को और ध्यान देना है। ओके, सो फोरकास्टिंग हम बोलते किस चीज को है, मानसून फोरकास्टिंग का मतलब, या फोरकास्टिंग किसी भी चीज को लेके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोरकास्ट, फोरकास्टिंग का मतलब क्या है। ओके, फोरकास्टिंग का मतलब क्या होगा, ओके, अ साइंटिफिक वे, साइंटिफिक प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस, ओके, साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग onset, इंटेंसिटी, वेरिएबिलिटी, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम या कितना वेरिएशन रहेगा, वेरिएबिलिटी, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, विड्रॉल, ओके, विड्रॉल ऑफ मानसून रेन्स। ओके, और जो फोरकास्टिंग होती है वो अलग अलग टाइम स्केल पे की जाती है, टाइम स्केल इसके अंदर में दिया जाता है। ओके, टाइम स्केल जो हो सकता है फोरकास्टिंग का फ्यू आवर्स भी हो सकता है, कि हम आगे 5 मिनट या 5 घंटे बाद क्या कंडीशन होगी, तो उसको नाउ कास्टिंग कहते हैं, नाउ कास्टिंग। ओके, और ये मंथ्स के बेसिस पे भी हो सकता है, मंथ्स के बेसिस पे भी, दैट इज अ सीजनल फोरकास्ट, जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो आईएमडी के अंदर। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और साथ साथ में अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, सोचिएगा उसके बारे में, और आपको लगता है कि इन जगहों पे आपको एक बार रेफरेंस भी लेना है, तो साथ साथ में जेमिनाई या गूगल, कहीं पे भी आप किसी भी अच्छे मॉडल को आप यूज कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारी की सारी बातें आपको हर जगह वही पे। अब एक चीज और है बच्चों, मानसून एक मशीन है, मशीन। ओके, और ये मशीन क्या करती है, हीट ट्रांसफर की एक इंपॉर्टेंट मशीन। और इस मशीन को चलाने के कुछ ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स का मतलब इसके कुछ कंट्रोल्स हैं जो इस मशीन को कंट्रोल करते हैं। उसके अंदर में कौन कौन सा आता है, अगर हम कंट्रोल्स की बात करें तो उसके अंदर में आएगा हमारा डिफरेंशियल हीटिंग, डिफरेंशियल हीटिंग। नेक्स्ट अगर हम देखें
तो ITCZ का शिफ्ट, ये आपने, जिन लोगों ने भी अगर मानसून का मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है तो उन्होंने ये पता होगा। डिफरेंशियल हीटिंग का मतलब लैंड और ओशन के बीच का हीट का डिफरेंस, तो उसको डिफरेंशियल हीटिंग कहते हैं। ITCZ एक फैक्टर होता है, सोमालिया जेट एक फैक्टर होता है, क्योंकि जब हम फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो हमें सारे ड्राइवर्स देखने पड़ते हैं। ओके, सोमालिया जेट होता है, या अगर हम बोलेंगे तो एक लो लेवल जेट होता है जिसको फिंडलेटेड जेट, फिंडलेटेड जेट, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास फिंडलेटेड जेट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एनसो की बात की जाती है, एलिनो सदर्न ऑस्सिलेशन। हालांकि अब एनसो का या एलिनो का और हमारे मानसून का लिंक कई सालों से वीक होता जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम देखते हैं IOD, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज इंडियन ओशन डाइपोल, और जो हमारा ड्राइवर है वो है MJO, मैडन जूलियन ऑस्सिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा स्नो कवर, स्नो कवर, खास तौर से हम स्नो कवर देखते हैं तिब्बतन रीजन के अंदर में, तिब्बत के जो एरियाज हैं, हीटिंग ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो भी हम लेके चलते हैं, या यूरेशिया के जो रीजन्स हैं, यूरेशिया के जो रीजन है वहां के स्नो कवर को भी हम लोग देखते हैं। ओके, और ये देखा गया है कि स्नो कवर और हमारे मानसून का एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर यहाँ पे विंटर में स्नो कवर काफी अच्छा होता है तिब्बत और यूरेशिया के अंदर में, तो हमारा मानसून जो होता है वो कमिंग सीजन के अंदर में वीक रह जाता है। सो दैट इज वी हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। और एक हमने अभी रिसेंट में आइडेंटिफाई करा है जिसको हम बोलते हैं एटलांटिक, एटलांटिक मल्टी डेकाडल, मल्टी डेकाडल। ये मल्टी डेकाडल का मतलब दैट इज ऑफ मल्टी डेकेडेड, डेकेड ऑफ 20 एंड 30 इयर्स का मल्टी डेकाडल ऑसिलेशन, तो जिसको जनरली हम AMO की फॉर्म में कहते हैं। तो इसके फेजेस को देखा जाता है कि ये कौन से फेज के अंदर में है, और उसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट रहेगा। देखिए बच्चों, होता क्या है कि ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं, ये इनको एक तरीके से फोरकास्टिंग जो है उसको आप ये कह सकते हैं कि फोरकास्टिंग जो है वो एक तरीके की एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी। ओके, और इस एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे स्टार्स हैं वो ये सारे हैं। अगर ये स्टार्स प्रॉपरली अलाइन होंगे तो आपको अच्छी बारिश मिलेगी, और अगर ये स्टार्स जो होंगे अलाइन नहीं होंगे, या कुछ स्टार अपोजिट जा रहे होंगे, कुछ स्टार अपो मतलब हमारे फेवर में होंगे, तो उसके बेसिस पे फोरकास्टिंग जो होती है वो की जाती है, एंड वी गेट टू नो अबाउट द फोरकास्ट। क्लियर है बच्चों? ओके, so this is a differential heating, ITCZ, Somalia jet, and so Indian Ocean dipole, and so मतलब El Nino southern oscillation, Indian Ocean dipole, then we have a Madden-Julian oscillation, and then we have a snow cover. Okay, that is about यूरेशियन रीजन के अंदर में या तिब्बतन रीजन के अंदर में स्नो कवर कैसा रहा। ओके, विंटर पीरियड के अंदर में वो भी हमें पता चलता है, और उससे हमें इनवर्स रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट करी है कि अबाउट द इनवर्स। और नेक्स्ट आता है एटलांटिक मल्टी डेकेडल ऑसिलेशन, मल्टी डेकेडल ऑसिलेशन जिसको AMO कहा जाता है, उसके फेजेस के बेसिस पे हम अपने मानसून की फोरकास्टिंग करते हैं। अब अगर हम देखें, ये तो हमारे फैक्टर्स हैं जो ड्राइवर्स ऑफ द मानसून के बारे में कहा जाता है, वी कॉल देम टू बी एज ड्राइवर्स ऑफ द। लेकिन मानसून फोरकास्टिंग की अपनी एक पूरी हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि हमने सारे ड्राइवर्स शुरुआत में ही आइडेंटिफाई कर दिए। मानसून फोरकास्टिंग की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, ओके, तो मानसून फोरकास्टिंग की अपनी हिस्ट्री 1875 में IMD को स्टैब्लिश किया गया। ऑब्वियसली ये ब्रिटिश इंग्लिश पीरियड था, हमारा ब्रिटिश पीरियड था, तो दैट वाज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड। ओके, 1876 एंड 77 के अंदर में, 1876 एंड 77 के अंदर में भारत में एक ग्रेट फेमाइन जो है वो हिट कर, ग्रेट फेमाइन मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि बारिश नहीं है। मतलब लोगों के दिमाग में ये था कि भाई बारिश तो होती है, हर साल बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश बहुत खराब हुई और ग्रेट फेमाइन जो,
तो उस टाइम में ये देखा गया कि देयर इज अ नीड ऑफ फोरकास्ट, नीड ऑफ फोरकास्ट। 1882 में आके, जब हम 1882 के अंदर से पहुंचते हैं, ओके, तो एच एफ ब्लैनफोर्ड जो थे, उन्होंने पहला लॉन्ग रेंज फोरकास्ट दिया। और इनका जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट था वो हिमालयन स्नो कवर पे बेस्ड था, हिमालयन स्नो कवर। हालांकि बहुत एक्यूरेट नहीं था, बट आप ये कह सकते हैं कि स्नो कवर पे बेस्ड था। और यहां से हमारे यहाँ एम्पेरिकल, एम्पेरिकल मतलब समथिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एम्पेरिकल, एम्पेरिकल फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग जो है वो स्टार्ट, वी हैव अ एम्पेरिकल फोरकास्ट। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो 1904 के अंदर में, जिनका नाम हम आज भी पढ़ते हैं, ओके, गिलबर्ट वॉकर, गिलबर्ट वॉकर आईएमडी के हेड बनते हैं। ओके, ही बिकेम द हेड ऑफ, और ही टेक ओवर द आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इन्होंने फोरकास्टिंग के अंदर में स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड जो हैं उनको अप्लाई करा। और साथ ही साथ इन्होंने सदर्न ऑस्सिलेशन, जिनको आज की डेट में आगे चल के एल नीनो और लानिना के टर्म्स में हम कहते हैं, सदर्न ऑस्सिलेशंस जो थे उनको आइडेंटिफाई किया। या आप ये कह सकते हैं, आज भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं, वॉकर सर्कुलेशन, वॉकर सर्कुलेशन जो है उसको आइडेंटिफाई करा और उसको डिस्कवर करा कि दैट देयर इज अ फिनोमेना दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ वॉकर सर्कुलेशन। आगे चल के 1906 के अंदर में, 1906 के अंदर में, ओके, इन्होंने एक 16 पैरामीटर पे बेस्ड एक रिग्रेशन मॉडल दिया। रिग्रेशन मॉडल के अंदर में क्या होता है? रिग्रेशन मॉडल वो होता है जो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या कनेक्शन है, ये स्टैटिस्टिकल टूल होता है, एक रिग्रेशन मॉडल दिया। ओके, और इन्होंने क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव LRF, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट दिया। और ये इनका जो मेथड था वो इंडिया में 1980s तक, 1980 तक ये चलता रहा, 1980 तक ये चलता रहा। ओके, 1980 तक ये हमारा चलता रहा। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ? 1954 की अगर हम बात करें तो 1954 के अंदर में इंडिया ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस था, और इंडिया ने WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा। ओके, 1960s के अंदर में इंडिया ने काफी सारे काम करने शुरू करे, अपर एयर ऑब्जर्वेशंस को, अपर एयर ऑब्जर्वेशन, ओके, रेडियोसोन्स, रेडियोसोन्स वो बच्चे एक तरीके के बैलून होते हैं जो जिसमें सेंसर लगे हुए होते हैं और वो ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, उनको रेडियोसोन्स। ओके, और वेदर चार्ट्स जो थे वो बनाने शुरू करे, वेदर चार्ट्स, या जिसको कई बार हम साइनॉप्टिक चार्ट्स भी कहते हैं। ओके, साइनॉप्टिक चार्ट्स जो थे उनको बनाना शुरू करा। फिर इसके बाद इंडिया के अंदर में एक मेजर ब्रेक थ्रू आता है जब 1975 के अंदर में हमारे इनसेट सीरीज शुरू होती है, मतलब एक तरीके का सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन, जिसको मीटरोलॉजिस्ट या इंडियन मीटरोलॉजिस्ट कहते हैं आई इन द स्काई। और इससे हमें बहुत एडवांटेज मिला। 1988 के अंदर में, अभी तक हम 80 तक यही वॉकर का जो 16 पैरामीटर रिग्रेशन मॉडल था उसको हम यूज कर रहे थे। ओके, अब 1988 के अंदर में वी हैव अ टू इंपॉर्टेंट मीटरोलॉजिस्ट,
परमेशन, परमेश्वरम, परमेशन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया बच्चों यहाँ पे। ओके, वी हैव परमेशन एंड थपलियाल, परमेशन एंड थपलियाल। इन्होंने जो वॉकर का जो रिग्रेशन मॉडल था उसको अपडेट करा। वो कितने पैरामीटर पे बेस्ड था? 16 पैरामीटर्स पे बेस्ड था। अपडेट करा, उस मॉडल को अपडेट करा, और उसमें एक नया स्टैटिस्टिकल टूल ऐड करा जिसको कहा जाता है पावर रिग्रेशन मॉडल। आपको इन मॉडल के क्या स्टैटिस्टिक्स है उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। देन वी हैव अ पावर रिग्रेशन मॉडल। मतलब ये सारे स्टैटिस्टिकल टूल थे, ओके, जो डेटा पे बेस्ड होते थे, ओके, और एक तरीके के न्यूमेरिकल बेसिस पे थे, न्यूमेरिकल। और जनरली ये लॉन्ग पीरियड एवरेज जो होता था उसको एक अपना बेस बना। तो 1988 के अंदर में हमारे यहाँ ये चीज जो होती है वो देखने को मिलती है। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ हमारा, अगर हम देखें तो 1999 और 1999 और 2002 के अंदर में हमारा मेजर डेवलपमेंट होता है। आईएमडी जो था, ओके, उसने एंसेंबल बेस्ड, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एंसेंबल प्रेडिक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। एंसेंबल प्रेडिक्शन सिस्टम जो था उसको इंट्रोड्यूस करा, ओके, 1999 और 2002 के अंदर में, ओके। और फिर उसके बाद अगर हम देखें मेजर, अगर हम देखें तो 2007 के अंदर में हमारे यहाँ एक मींस हमारे यहाँ जो था वो एक नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन, ये नोएडा के अंदर में आता है। नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन, दैट इज इन नोएडा नेशनल सेंटर। और इसने एक्चुअली में CFS मेथड को यूज करा, क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम, ओके। अभी करंटली हम इसका सेकेंड वर्जन यूज कर, ओके। फिर अगर हम देखें बच्चों तो 2012 के अंदर में हमारा नेशनल मानसून मिशन जो था वो लॉन्च किया गया। नेशनल मानसून मिशन लॉन्च किया गया इसी चीज को समझने के लिए और कई सारे मॉडल्स को बनाने के लिए, वर्ल्ड में जितने भी क्लाइमेटिक मॉडल्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए और अपने प्रोडिक्शन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, ओके, अपने प्रोडिक्शन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनाने 2017 नहीं 2012 के अंदर में ये इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल मानसून मिशन। अपने प्रोडिक्शन को काफी स्ट्रांग बनाने के लिए, और जितने भी वर्ल्ड के क्लाइमेटिक मॉडल्स हैं, क्लाइमेटिक मॉडल्स का मतलब होता है बच्चों ये साइमुलेट करते हैं डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर को फीड करके, वो एक साइमुलेशन से प्रोड्यूस करते हैं कि फ्लो ऑफ द एयर या फ्लो ऑफ द वाटर या फ्लो ऑफ द विंड जो होगा वो किस तरीके का। मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ कि ये कई तरीके के कास्टिंग सिस्टम्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इसका मैंने आपसे कहा विंडी, आप लोग इसके वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं विंडी, ओके, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलता है, ओके, windy.com। और अगर आप ये देखेंगे इस windy.com के अंदर में ये कई तरीके, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो फोरकास्ट के अलग अलग मॉडल है, ECMWF, GFS, आइकॉन करके हो गया। अभी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ने भी कई सारी चीजों को बनाया। और ये आप देख रहे हैं विंड वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर में कई सारे विंड वेक्टर्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये कैसे बनाए जाते हैं? अलग अलग जगह के डेटास जो होते हैं वो फीड कर दिए जाते हैं मॉडल के अंदर में, और जैसे ओशन का टेम्परेचर कितना है, लैंड का टेम्परेचर क्या है, और कई बार क्या होता है ओशन, लैंड और एयर इन तीनों को कपल करके हम एक मॉडल बना दें, इन तीनों को मिला के एक मॉडल बना देते हैं। और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर एक जगह में चेंजेस आते हैं तो दूसरे में क्या चेंजेस आते हैं, ओके। तो प्रेजेंट लॉ के बेसिस पे
जो प्रेजेंट नेचुरल लॉज हैं उनके बेसिस पे हम एक मॉडल बनाते हैं। तो एंसेंबल सिस्टम जो होते हैं वो बच्चे इसी चीज पे बेस्ड होते हैं, इन्हीं चीजों पे बेस्ड होते हैं, और इन मॉडल्स को कई बार चलाया जाता है ताकि अपने हम फोरकास्ट जो होते हैं उसको एक्यूरेट बना सकें। ओके, तो हम लोग देखेंगे अभी इसके अंदर में कि एंसेंबल बेस्ड फोरकास्ट सिस्टम्स जो होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो 2012 के अंदर में नेशनल मानसून मिशन को लॉन्च किया गया। ओके, हम लोग अभी इसके नेशनल मानसून मिशन को और हम डिटेल में देखेंगे। और अगर हम देखें हमारे पास 2025 और 2026 के अंदर में अभी हमने रिसेंट के अंदर में मिशन मौसम जो था वो लॉन्च किया, मिशन मौसम जो था उसको लॉन्च किया। ओके, इसी के बीच में हमने एक और चीज ऐड करी थी, दैट इज इन 2020 के अंदर में, और उसके बाद से हमारे मानसून फोरकास्ट की एक्यूरेसी काफी इंप्रूव हुई है, जिसको कहा जाता है ERF। ERF का मतलब होता है एंसेंबल बेस्ड एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट, एज एंसेंबल बेस्ड एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट, दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ ERF, एंसेंबल बेस्ड एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट। इसको ऑपरेशनलाइज किया गया था, और उसके बाद से हमारी एक्यूरेसी जो है वो काफी इंप्रूव। फिर इसी बीच में मिशन मौसम के बीच में हमने AI को या मशीन लर्निंग को भी इंटीग्रेट करा है, और हम अपने जैसे IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी जो है उसका अपना एक AI मॉडल है, और जो बहुत सारे डेटा के ऊपर अपने उस मॉडल को ट्रेन करता है, और उसके बेसिस पे फोरकास्टिंग हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर में काफी एक्यूरेट फोरकास्टिंग जो होगी वो पॉसिबल होगा। भाई फोरकास्टिंग, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर जितना एक्यूरेट फोरकास्टिंग होगी हम उतना ही डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, उतना ही ड्राउट के लिए प्लानिंग करी जा सकती है। ओके, या फिर हम इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या किस तरीके का शॉक आने वाला है हम हो सकते हैं, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का रहेगा उसके बेसिस पे हम पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए विदर्भ का एरिया है, वहां पे बारिश कम होने वाली है, तो आपको पता है बारिश कम होने वाली है, तो हम उसके देख सकते हैं कि यहाँ के किसानों के अंदर में कितना डेट ड्रिवन या डेट बर्डन कितना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रॉप फेलियर होने पे किसान जो होते हैं वो कहीं सुसाइड वाली जो होता है कैटेगरी में न जाने लगे, या फिर हम वहाँ के किसानों को समझाएं कि भाई देयर इज अ लीस्ट चांसेस ऑफ हैविंग अ रेनफॉल दिस ईयर, and therefore you can plant something else for this particular season, or you can plant a different type of a crop। अगर आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और आप डिपेंडेंट है उसके ऊपर में, ओके, और बारिश हुई नहीं तो आपकी पूरी की पूरी फसल खराब हो जाएगी। तो आप ऐसी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं जिसको पानी की जरूरत कम है, और आपको एक रिलेटिवली एक मॉनेटरी बेनिफिट जो होगी वो आपको देके चलेगी। ओके, तो ये एक हमारा डेवलपमेंट है हमारा मानसून फोरकास्टिंग का। और इस मानसून फोरकास्टिंग के अंदर में अगर हम देखें तो एक लंबी हिस्ट्री से हमारा चलता है। ओके, तो इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, ओके, तो मैं जहां तक समझता हूं आगे की चीजें भी आप लोगों को आसान हो जाएंगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी रिलेटिवली इजी फॉर यू। ओके, सो तो अब आगे हम लोग इसके अंदर में अब हम लोग आगे का टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। और अब हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि जो मानसून फोरकास्ट है, जो मानसून हमने मेरे ख्याल से ये छोटा सा एक बैकग्राउंड इस पीछे समझ लिया है। और अब हम ये देखेंगे कि मानसून फोरकास्ट जो है वो कितने तरीके का होता है। ओके, कितने तरीके का मतलब द टाइप्स ऑफ मानसून फोरकास्ट, मैंने पीछे भी थोड़ा सा आइडिया दिया है आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे हम और समझ लेते हैं। एक तो होता है बच्चों नाउ कास्टिंग। नाउ कास्टिंग, नाउ कास्टिंग, नाउ कास्टिंग जो होता है वो जनरली 0 to 3 आवर्स के टाइम पीरियड के लिए होता है। ओके, इसका जो टाइम स्केल होता है वो 0 to 3 आवर्स का होता है। और इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो डॉपलर रडार्स जो होते हैं। ओके, डॉपलर रडार, क्लाउड की पोजीशन और भी चीजें जो होती हैं, नेविगेशन के अंदर में भी इस चीज को यूज किया जाता है। जो एविएशन इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर में भी इनको यूज किया जाता है। ओके, तो
नाउ कास्टिंग जो होती है वो 0 to 3 आवर्स के बीच के टाइम स्केल पे होती है। डॉपलर रडार्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। और इसके लिए जो इसका मेन वार्निंग के लिए होता है, इसका जो पर्पस होता है, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, ओके, एविएशन इंडस्ट्रीज, एविएशन के अंदर में, या कोई लोकलाइज इवेंट्स होते हैं, लोकलाइज इवेंट्स हो गया, उनको लेके नाउ कास्टिंग की जाती है। दूसरा अगर हम देखें, एक होता है हमारा शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, SRF। इसका टाइम स्केल जो होता है वो 1 से 3 दिनों के बीच, 3 दिनों के लिए होता है। ये हमारा IMD इस चीज को प्रोवाइड करता है। और इसका मेन पर्पस होता है, 3 दिन पहले से ही आपको फोरकास्ट किया जाता है, या 2 या 3 दिन से पहले। और इसका मेन पर्पस होता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, एग्रीकल्चर के लिए एडवाइजरी करना, एग्रीकल्चर एडवाइजरी, ओके, या फिशिंग के पर्पस के। थर्ड होता है हमारा मीडियम रेंज फोरकास्ट। मीडियम रेंज फोरकास्ट जो होता है वो जनरली 10 to 30 डेज के टाइम स्केल पर किया जाता है। इसके लिए दो हमारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी, और एक हमारा IMD जो होता है वो उसमें इन्वॉल्व होता है, ओके। और इसके अंदर में ये मीडियम रेंज फोरकास्ट मानसून के टाइम में भी दिया जाता है, और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम मानसून ब्रेक कहते हैं। तो मानसून ब्रेक के टाइम पर सोइंग एडवाइजरीज जो होती हैं वो इश्यूज किए जाती हैं, कि कब आप अपने बीज को बो सकते हैं, ओके। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एडवाइजरीज जो होती हैं वो इशू की जाती है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी UPSC की प्रिपरेशन के लिए, वो है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, जो सीजनल होता है, जो पूरे सीजन का आपको प्रोवाइड करता है। जनरली ये IMD प्रोवाइड करता है। और IMD जो होता है वो 2 बार आपको मानसून का लॉन्ग रेंज फोरकास्ट प्रोवाइड करता है। एक अप्रैल में प्रोवाइड करता है, और एक आप जून में, जून के फर्स्ट वीक में, या मई के एंड में जाके प्रोवाइड करता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? खरीफ क्रॉप प्लानिंग, ओके। बारिश ज्यादा होगी या कम होगी, जो रिजर्वेयर्स होते हैं उनकी प्लानिंग को लेके होता है। GDP के प्रोजेक्शंस को बनाने के लिए होता है, ओके। और जैसे दिल्ली जैसी जगह है, अगर हमारे पास ये है कि इस बार रेनफॉल जो होगा वो दिल्ली के अंदर में काफी ज्यादा रहेगा, मतलब और ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट होगी वो पहले से प्लान करेगी, डीसिल्टिंग करेगी, जो ड्रेनेज के एरियाज हैं, ड्रेनेज में हैं, उनको डीसिल्टिंग करेगी, या जहां जहां पे वाटर लॉगिंग के चांसेस होते हैं उनको पहले से ही एडवांस में अपनी प्लानिंग को करके रखेगी। और एक होता है बच्चों जिसको बोलते हैं क्लाइमेट प्रोजेक्शन। क्लाइमेट प्रोजेक्शन, क्लाइमेट प्रोजेक्शन एक बहुत बड़ी चीज होती है, ये डेकेड्स के लिए किया जाता है। इसका जो स्केल होता है वो 10 साल या 20 साल के पर्पस के लिए होता है, ओके। या हो सकता है पूरी सेंचुरी के लिए हो, कि भाई आज से 20 साल बाद की जो कंडीशन होगी वो किस तरीके की होगी। जनरली इसके अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इन्वॉल्व होती है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी जो होती है वो उसमें इन्वॉल्व होती है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? पॉलिसी के लिए, ओके। आगे चल के किस तरीके की कंडीशंस होंगी उनके लिए एडेप्टेशंस को प्लान करना, एडेप्टेशंस को देखना। जो हमारे क्लाइमेट गोल्स को लेके हमारे NDCs हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं, वो NDC के जो हमारे टारगेट्स हैं उनको लेके होता है, कि हम अगर आज से 20 साल बाद अपने क्लाइमेट टारगेट्स को अगर हम देख के चलते हैं, तो हम इन क्लाइमेट प्रोजेक्शंस को ध्यान में रखें। तो UPSC के पर्पस के लिए बच्चों, ये जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी को ही हम आगे चल के देखेंगे कि मेनली किस तरीके का है। तो मोस्ट रेलिवेंट फॉर UPSC इज द मोस्ट रेलिवेंट फॉर UPSC
इज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। और अभी क्या है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के अंदर में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं LPA, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज। रेनफॉल के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग पीरियड एवरेज के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर में अगर हम देखें पुराना जो पहले जो हमारा LPA था, ओल्ड LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ रेनफॉल जो था, वो हमारा 889 मिलीमीटर था। ओके, और जिसका हमने बेस ईयर लिया था 1961 से 2010 तक का हमने बेस ईयर लिया था। ओके, और अभी हमने जो न्यू लिया है वो हमारा हो गया है 868, मतलब इन ऑल भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ रेनफॉल कम हो रही है, 868.6 मिलीमीटर। ओके, और इसका जो बेस पीरियड लिया है, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जनरली 30 to 40 ईयर्स का एक लॉन्ग पीरियड एवरेज निकालने के लिए लिया जाता है। और इसका जो हमने बेस पीरियड लिया है वो 1971 से लेके 2020 के जो हमारे डेटा हैं उनको हमने एनालिसिस करी है, सिंथेसिस करी है उन डेटा की, और उसके बेसिस पे हमने एक लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो कैलकुलेट करा है। तो अगर हम देखें पुराना, अगर हम देखें तो हम 889 मिलीमीटर हम रेनफॉल की बात करते थे, लेकिन 2020 ऑनवर्ड्स 2020 से हमने ये रिवाइज करके इनऑल रेनफॉल जो है वो ही हमने कम हो गई है हमारी 8, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो 20 मिलीमीटर का डिफरेंस जो है वो हमें रेनफॉल के अंदर में इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज का मिलता है। ये इसलिए जरूरी होते हैं ताकि हम अगर मान लीजिए हम पुराना लेके चल रहे हैं 889 मिलीमीटर के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं, अब समय के साथ साथ क्लाइमेट के अंदर में भी चेंजेस आते हैं, तो हमेशा क्या होगा कि जब भी हम अपनी फोरकास्टिंग कर रहे होंगे तो उसके अंदर में हमारे एरर्स के होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और फोरकास्टिंग के गलत होने के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा हो जाए। तो इस LPA के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई कितना रहेगा। ओके, अब अगर नॉर्मल रेनफॉल है, अगर हम नॉर्मल रेनफॉल की बात करते हैं, नॉर्मल रेनफॉल का क्राइटेरिया क्या होगा? नॉर्मल रेनफॉल होगा अगर 96 टू 104% ऑफ LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज का, LPA कितना है हमारा इस टाइम 868, अगर इसका 96 टू 104% अगर हमारा आ रहा है तो हम नॉर्मल रेनफॉल बोलेंगे। बिलो नॉर्मल हम कब बोलेंगे? बिलो नॉर्मल, बिलो नॉर्मल हमारी कैटेगरी कब होगी? जब 90 टू 95% ऑफ LPA होगा। LPA, ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ये प्री के अंदर में भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। डेफिशिएंट कब होगा, यानी कि मानसून जो होगा वो डेफिशिएंट कब होगा? डेफिशिएंट की कैटेगरी के अंदर में कब होगा? जब लेस देन 90% होगा, लेस देन 90% ऑफ LPA। आपको लगेगा 10%, लेकिन ये 10% यहां पे बहुत मैटर कर जाता है। अबव नॉर्मल कब होगा? अबव नॉर्मल, अबव नॉर्मल कब होगा? जब वो 105 टू 110% ऑफ LPA होगा। ओके, और एक्सेस ऑफ रेनफॉल हमारा कब होगा? एक्सेस ऑफ रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं तो वो जब 110% मतलब ऑफ LPA होगा। ओके, मोर देन, ग्रेटर देन, मोर देन 110% ऑफ LPA होगा, तो वो एक्सेस ऑफ रेनफॉल होगा। मैंने पहले भी आपको बताया, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो होता है वो दो बार इशू किया जाता है, एक तो मिड ऑफ अप्रैल के अंदर में किया जाता है, और एक एट द एंड ऑफ मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक के अंदर में इशू किया जाता है। ये दोनों की इंपॉर्टेंस होती है। ओके, अपडेटेड होता है मई और जून में जाके, वो जो अप्रैल वाला होता है उसको अपडेट किया जाता है। ओके, अब इसी के अंदर में बच्चों एक तो LPA हो गया, और एक होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट, ERF। हालांकि सिविल सर्विसेज के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जब पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम इसको भी देख लें। एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट, फोरकास्ट
एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट। एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट का मतलब होता है जो हम 10 to 30 डेज के पीरियड के टाइमलाइन के अंदर में लेते हैं, और इसका मेन पर्पस होता है पूरे सीजन के अंदर में हम ये देखते हैं कि कब कब सीजन हमारा वीक रहेगा और कब कब हमारा सीजन के अंदर में ब्रेक्स आएंगे। मानसून ब्रेक होते हैं, ऐसा नहीं होता, मानसून एक पल्स की तरीके से चलता है, लगातार नहीं चलता रहता, उस वो कभी एक्टिव होता है, कभी उसके अंदर में ब्रेक फेजेस होते हैं। और इसका मेन पर्पस ये होता है फार्मर्स को एडवाइजरी देने के लिए कि कब उनको सोइंग करनी है, ओके, अपने वाटर का मैनेजमेंट किस तरीके का करना है, ओके, वाटर मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके का करना है, ये सब इस पर्पस के लिए दिया जाता है। तो जनरली क्या होता है जब एक्टिव फेज होता है, एक्टिव फेज के अंदर में होगा अबव नॉर्मल रेनफॉल, अबव नॉर्मल रेनफॉल, ओके, अबव नॉर्मल रेनफॉल। अगर हम एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट के अंदर में अगर हम ये कह रहे हैं एक्टिव फेज चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अबव नॉर्मल रेनफॉल होगा, ओके। और अबव नॉर्मल रेनफॉल का मतलब ये होता है जनरली जो मानसून लो प्रेशर रीजन होता है, जो मेन ड्राइवर होता है हमारे, जो मेन सक्शन होता है हमारी मानसून विंड्स का, तो जो मानसून थ्रो जिसको हम ट्रफ बोलते हैं, वो गैंगेटिक प्लेन के ऊपर है, गैंगेटिक प्लेन्स। ब्रेक फेज के अंदर में क्या होता है, जब हम मानसून ब्रेक कहते हैं या ब्रेक फेज जब हम कहते हैं, ओके, तो उसका मतलब जो होता है जो मानसून ट्रफ जो होता है, मानसून थ्रो जो होता है, वो फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हिमालयाज में तो बाढ़ आ रही होती है लेकिन बाकी पूरे भारत के अंदर में बारिश नहीं होती, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, तो वो ब्रेक फेज कहलाता है। और इसके लिए क्या होता है बच्चों, एक आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी का एक क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम वर्जन 2 इसके लिए यूज किया जाता है। और ये भी एक तरीके का कपल्ड मॉडल है। कपल्ड मॉडल तब कहलाते हैं हम जब हम कपल्ड मॉडल का मतलब ये होता है जब लैंड, सी, एयर, एटमॉस्फेयर, इनको आपस में कपल कर देते हैं, मतलब इनको आपस में कंबाइन कर देते हैं। और कंबाइन करके हम, अगर हम लैंड के टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं तो सी में क्या चेंजेस आएंगे या एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस आएंगे, तो उसको हम कपलिंग कहते हैं। ओके, so we have seen that in the context of a monsoon we have, for the UPSC purpose, we have the most important one is in terms of a long range forecast. But during this season also we have an extended rain forecast also, which may be related to active period of a monsoon, or which may be related to the breaks of the monsoon. ओके, सो दिस इज देयर। अब मानसून के अंदर में भी क्या होता है बच्चों, कई कई बार जो होता है क्लाउड बर्स्ट आ जाते हैं, ओके, फ्लैश फ्लड्स की कंडीशंस हो जाती हैं, ओके, या कई जगहों पे फ्लैश फ्लड के अलर्ट्स जो होते हैं वो इशू करने पड़ जाते हैं, या एविएशन सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे अलर्ट्स जो होते हैं वो विद इन 24 आवर्स के अंदर में देने होते हैं। तो उसके लिए एक फोरकास्ट होता है जिसको बोलते हैं नाउ कास्टिंग। जो हमारी नाउ कास्टिंग का मतलब ये होता है कि जनरली 0 to 3 आवर्स के टाइम स्केल पे चल रहा होता है, मैंने ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करा। और इसके अंदर में क्या होता है कि इसके अंदर में डॉपलर रडार से जो डेटा मिलता है, डॉपलर रडार से, सैटेलाइट से, ओके, सैटेलाइट के जो सेंसर्स होते हैं, सैटेलाइट इमेजरीज जो होती हैं, या जो हमारे यहाँ लाइटनिंग के सेंसर्स होते हैं उनके बेसिस पे, या जो न्यूमेरिकल मॉडल्स होते हैं, न्यूमेरिकल मॉडल्स जो होते हैं उनके बेसिस पर, न्यूमेरिकल मतलब ये डेटा को फीड करके रन किए जाते हैं, तो इनको न्यूमेरिकल मॉडल्स कहा जाता है, ओके। और इनका मेन पर्पस क्या होता है, हाइपर लोकल हाईली लोकलाइज होते हैं, हाइपर लोकल फोरकास्ट होता है। जैसे मुंबई के अंदर में आपने फोरकास्ट करा कि मुंबई के अंदर में हैवी रेनफॉल होगी और क्लाउड बर्स्ट का चांस होगा, क्लाउड बर्स्ट होगा। और यह भी हो सकता है कि मुंबई के अंदर में भी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए वो डिफाइन कर, ओके। सो फ्लैश फ्लड को लेके हिमालयन रीजन के अंदर में फ्लैश फ्लड का क्या हो सकता है, क्लाउड बर्स्ट कहीं पे भी हो सकता है, हिमालयस में भी हो सकता है, या एविएशन को लेके हो सकता है। तो ये भी एक पार्ट होता है हमारे वेदर फोरकास्टिंग के अंदर में, अर्बन फ्लड्स को लेकर, अर्बन फ्लडिंग सिस्टम को, अर्बन फ्लड्स को लेके
कि भाई बारिश बहुत ज्यादा होगी, और ऐसी कंडीशन के अंदर में एडवाइजरीज इशू की जाती हैं कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए जाएंगे, ओके, या फिर लोगों को पहले से एडवाइजरी दे दी जाएगी कि इन इन रीजंस के अंदर में आप ना जा मूव करें, या इन जगहों पे आप ट्रैवल ना करें, बिकॉज देर इज लाइकली टू बी हैविंग अ हेवी रेनफॉल एंड इट इज लाइकली टू बी फ्लडेड। ओके, सो ये तो हमने एक छोटी सी हिस्ट्री देखी, और हमने टाइप्स ऑफ फोरकास्ट को देखा कि किस तरीके से चलता है। अब हम आते हैं बच्चों फोरकास्ट के जो हमारे मॉडल्स हैं, फोरकास्टिंग मॉडल। एक तो मैंने टाइप बताए थे, टाइप एक अलग चीज है बच्चों, मॉडल एक अलग चीज है। तो मॉडल जो होता है, ओके, फोरकास्ट का, फोरकास्टिंग के जो मॉडल्स हैं वो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, मॉडल्स। ओके, तो मॉडल्स के अंदर में अगर हम देखें तो शुरुआत हमारी स्टैटिस्टिकल से स्टार्ट होती है। आपको ध्यान होगा मैंने रिग्रेशन वर्ड यूज किया था, स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल मॉडल, या इसके लिए हम एम्पिरिकल मॉडल भी बोलते हैं, एम्पिरिकल मॉडल भी कहा जाता है, एम्पिरिकल, एम्पिरिकल मॉडल, जो डेटा पे बेस्ड होते हैं, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। ओके, और जनरली ये जो मॉडल्स होते हैं वो हिस्टोरिकल नेचर के होते हैं। ओके, मींस हिस्टोरिकल, इनका जो मेन फैक्टर देखा जाता है वो देखा जाता है हिस्टोरिकल। ओके, हिस्टोरिकल का मतलब हिस्टोरिकल डेटा जो होता है उसको, हिस्टोरिकल इन डेटा जो होता है उसके बेसिस पे कोरिलेशंस, कोरिलेशंस जो होते हैं वो स्टैब्लिश किए जाते हैं कि कैसे कैसे उनमें चेंजेस, और फिर जो प्रेजेंट डेटा होते हैं उनके हिसाब से वो कोरिलेशन किस तरीके के वर्क करेंगे वो देखे जाते हैं। ओके, सो तो जनरली क्या होता है, क्लाइमेटिक प्रेडिक्टर्स जो होते हैं, क्लाइमेटिक प्रेडिक्टर्स जो होते हैं, प्रेडिक्टर्स जो होते हैं जिनको कई बार हम टेली कनेक्शंस भी बोलते हैं। हालांकि अभी क्या है, इन टेली कनेक्शंस के जो कनेक्शंस हैं वो वीक होते जा रहे हैं। टेली कनेक्शंस जो होते हैं उनको देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि आगे चल के मानसून जो होगा वो कैसा रहेगा। जैसे मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, ब्लैंडफोर्ड, ब्लैंडफोर्ड का मॉडल था, ब्लैंडफोर्ड का मैंने पीछे भी नाम यूज करा था, ब्लैंडफोर्ड का मॉडल था 1882 के अंदर में। ओके, मैंने आपको बताया था आईएमडी स्टैब्लिश हो गई थी इस टाइम तक, और इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था या अपना स्टैटिस्टिकल मॉडल दिया था वो हिमालयन स्नो कवर के बेसिस पे दिया था, एक तरीके का इस हिमालयन स्नो कवर के बेसिस पे। और इन्होंने क्या कहा कि जो हिमालयन स्नो कवर है इज इनवर्सली रिलेटेड टू मानसून। अगर स्नो कवर इन विंटर बहुत ज्यादा होगा तो मानसून वीक होगा, और स्नो कवर इन विंटर्स कम होगा तो मानसून स्ट्रांग होगा। और उसके बेसिस पे इन्होंने सबसे पहला लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो था वो इशू किया था। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो वॉकर का आया। वॉकर ने केवल स्नो कवर नहीं लिया, उन्होंने 16 पैरामीटर्स लिए। ओके, ये 16 के 16 पैरामीटर्स क्या थे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और जैसे इन्होंने क्या करा, एलिनो का या नीनो का बेसिस पे लिया, सी सरफेस टेम्परेचर्स को बेसिस लिया, स्नो कवर को बेसिस लिया, मैं क्या आइडिया आपको दे रहा हूँ, स्नो कवर को बेसिस लिया, या प्रेशर इंडाइसेस जो होते हैं, प्रेशर इंडेक्सेस जो होते हैं या प्रेशर इंडाइसेस जो होते हैं उन सबको कैलकुलेट करा। ओके, और उन्होंने एक रिग्रेशन मॉडल बनाया। रिग्रेशन का मतलब होता है कि हम वेरिएबल्स का कनेक्शन देखते हैं, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के कनेक्शन होते हैं, और ये लगभग लगभग कई डेकेड्स तक ये पर्टिकुलर मॉडल जो था वो यूज करेगा। ओके, फिर उसके बाद अगर हम देखें ये सारा स्टैटिस्टिकल चल रहा है, ये सारा चल रहा है, स्टैटिस्टिकल जो था वो हमारा चल रहा था। ओके, और इस स्टैटिस्टिकल के बेसिस पे अगर हम देखें तो दैट वाज दैट ओके, सो स्टैटिस्टिकल के बेसिस पे अगर हम देखें
तो उसमें थोड़ा सा हमारा मतलब सॉरी, मैं थोड़ा सा फोन कॉल आ गया था तो उस चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो स्टैटिस्टिकल के केसेस के अंदर में क्या था कि हम कई सारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनके आपस में कनेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और ये जो कनेक्शंस होते हैं इन्हीं को हम रिग्रेशन के नाम से जानते हैं। वी कॉल देम टू बी एज अ रिग्रेशन। इनको रिग्रेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, और उसके बेसिस पे पूरा एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। अब 1994 के अंदर में हमारे इंडियन मीटरोलॉजिस्ट जो थे, जिसमें थपलियाल जो थे और कुलश्रेष्ठ जो थे, इन्होंने भी एक्चुअली में काफी, कुलश्रेष्ठ जो थे उन्होंने भी काफी काम करे। ओके, कुलश्रेष्ठ जो थे उन्होंने भी काफी काम करे, और इन्होंने भी 16 पैरामीटर्स को लिया, और इन्होंने स्टैटिस्टिकल मॉडल को थोड़ा सा, जो वॉकर का स्टैटिस्टिकल मॉडल था, उसको अपडेट करा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमने इस रिग्रेशन मॉडल की जगह पे हमने पैरामीट्रिक मॉडल को लिया। पैरामीट्रिक, ये स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स होती हैं। ओके, और फिर उसके बाद हमने एक हाइब्रिड मॉडल लिया। हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल के अंदर में क्या होता है, स्टैटिस्टिकल भी लिया हमने, स्टैटिस्टिकल भी लिया, और डायनेमिक मॉडल जो था वो भी लिया। ओके, बस आप इतना ध्यान रखिएगा, आपको इसकी पूरी डिटेल को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आप स्टैटिस्टिकल मॉडल से हमने स्टार्ट करा। ओके, जिसको हमने एम्पिरिकल मॉडल के बेसिस पे करा, और जो हिस्टोरिकल जो था, मतलब जो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे वो मानसून का एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करके वो उस चीज को शो करते हैं कि अगर मानसून कवर यहाँ पे ज्यादा होगा, यानी कि मानसून, जैसे सपोज करिए कि डेप्थ ऑफ द स्नो कवर कितना रहा, टेम्परेचर ओशन के अंदर में कितना रहा, तो उन सब वेरिएबल्स के बेसिस पे उन्होंने कोरिलेशन कॉफिशिएंट निकालते हैं, और उन कोरिलेशन कॉफिशिएंट के बेसिस पे वो अलग अलग वेरिएबल्स को वेटेज देते हैं, और उसके बेसिस पे वो अपने लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे के सारे जो थे वो स्टैटिस्टिकल थे। लेकिन 2007 ऑनवर्ड्स जो थे, हमने स्टैटिस्टिकल को तो खत्म नहीं करा, लेकिन साथ साथ में हाइब्रिड को, एक डायनेमिक मॉडल्स जो थे उनको भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब डायनेमिक मॉडल के अंदर में क्या था, डायनेमिक, डायनेमिक या जिसको हम न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वेदर प्रोडिक्शन मॉडल, वेदर प्रोडिक्शन मॉडल जो है वो हमने आइडेंटिफाई करा। न्यूमेरिकल या वेदर प्रेडिक्शन मॉडल जो था वो हम लोगों ने देखा, एनडब्ल्यूपी। ओके, अब इसमें क्या किया जाता है, ये बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये नॉन साइमुलेटिंग होते हैं। जो स्टैटिस्टिकल थे वो साइमुलेट नहीं करते हैं रियल कंडीशन। ये डायनेमिक जो होते हैं वो साइमुलेट करते हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर में डेटा डाल दिया जाता है, और पूरे के पूरे सर्कुलेशन को एक साइमुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक एटम एटम बॉम्ब का साइमुलेशन करना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर के अंदर में वो पर्टिकुलर डेटा जो होते हैं उनको आप डाल सकते हैं, और वो एक साइमुलेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये डायनेमिक मॉडल्स के अंदर में डेटास को साइमुलेट किया जाता है, डेटास के बेसिस पे एक साइमुलेशन किया जाता है, और ये जो साइमुलेशन होता है वो फिजिकल लॉज पे बेस्ड होता है, फिजिकल लॉज पे बेस्ड होता है। फिजिकल लॉज जो होते हैं उनको एनकोड किया जाता है, और ये फिजिकल लॉज कहाँ के होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज होते हैं, और फ्लूइड डायनेमिक्स जो होता है उसके लॉज होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हीट का फ्लो किस तरीके से होगा, और इस हीट फ्लो के साथ साथ जो एयर या वाटर का फ्लो होगा वो किस तरीके का होगा, फ्लूइड डायनेमिक्स के जो लॉज होते हैं उनको किया जाता है। ओके, और इनको एक 3D ग्रिड के अंदर में प्लॉट किया जाता है। ओके, और इसी को आज की डेट में हम एक गोल्ड स्टैंडर्ड की फॉर्म में लेके चलते हैं, दैट इज कंसिडर टू बी एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन मॉडर्न मीटरोलॉजी। In modern meteorology, this dynamic model is considered to be as a gold standard। और मैं आपको डायनेमिक मॉडल का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं। आप देखेंगे ये डायनेमिक मॉडल के तरीके से है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी ने विंड की फोटोग्राफ ली है, ये सब डेटा पे ड्रिवन होते हैं, ये मॉडल चल रहे हैं पूरे, जो साइमुलेट करते हैं, रियल कंडीशंस को साइमुलेट कर रहे होते हैं। तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है। अब दुनिया में बहुत तरीके के डायनेमिक मॉडल्स हैं। वी हैव मल्टीपल
डायनेमिक मॉडल्स। और वो डायनेमिक मॉडल्स कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे एक GFS चलता है हमारा, GFS, ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम। ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम, आप लोग ये देख लीजिएगा ये कौन से कंट्री को बिलोंग करता है, ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम। ओके। और जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर, जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, जो नोएडा में जिसका सेंटर है, वो इसी GFS को यूज करता है। ओके। इसी तरीके से बच्चों ECMWF, ओके, ये यूरोपियन यूनियन का फोरकास्ट सिस्टम है, यूरोपियन सेंटर का, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट का ये एक उसका चलता है। और हमारा इंडिया का कोलैबोरेशन है, IITM जो है इसका कोलैबोरेशन है इसके साथ। ओके। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो एक हमारा दूसरा चलता है जिसको हम बोलते हैं WRF। WRF क्या है? वेदर रिसर्च एंड फोरकास्टिंग। WRF ये रीजनल नेशनल वेदर प्रोवाइडर है, रीजनल नेशनल वेदर प्रोवाइडर के फॉर्म पे वर्क करता है। ओके। और ये जनरली क्या होता है, ये शॉर्ट या मीडियम रेंज फोरकास्टिंग जो होता है उसके अंदर में इन्वॉल्व होता है। ओके, शॉर्ट या मीडियम रेंज के अंदर में। अब इंडिया के अंदर में कौन सा यूज किया जाता है? ओके, इंडिया के अंदर में क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम, हम जो मॉडल यूज करते हैं वर्जन 2 इंडिया के अंदर में यूज किया जाता है, क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम CFS-V2। ओके। और ये कपल्ड ग्लोबल क्लाइमेट मॉनिटरिंग। कपल्ड का मतलब होता है कि हम ओशन, लैंड, एटमॉस्फेयर, इन सब को आपस में इनकी कपलिंग करके अपना एक सिमुलेशन तैयार करते हैं। इसका रेजोल्यूशन भी अच्छा है, 100 किलोमीटर का इसका रेजोल्यूशन होता है। ओके। और IITM जो है वो इसका यूज करता है अपने फोरकास्टिंग के अंदर में, और एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो होते हैं उसके अंदर में IITM जो है वो उसको यूज करता है। ओके। अब इसी तरीके से हमारे पास IITM का एक और है जिसको हम ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम वर्जन 2 की बात करते हैं, और जो हमारे नेशनल मानसून मिशन से भी जुड़ा हुआ है। मानसून मिशन, ये भी एक कपल्ड मॉडल है, कपल्ड मॉडल है। ओके। और इसके बेसिस पे सीजनल फोरकास्ट जो होता है वो किया जाता है। सीजनल फोरकास्ट जो होता है वो हम करते हैं कि भाई किस तरीके की रेनफॉल रहेगी, और ये नेशनल मानसून मिशन के एक इंपॉर्टेंट आउटकम के तौर पर है। नेशनल मानसून मिशन के बाद हमने अपना एक मॉडल भी बनाया है, नेशनल मानसून मिशन कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम, MMCFS। स्टैटिकल से डायनेमिक की अगर हम आते हैं, ये भी एक कपल्ड है, कपल्ड सिस्टम होता है। ओके। इसका रेजोल्यूशन जो है वो 38 किलोमीटर का इसका रेजोल्यूशन है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये प्राइमरी टूल है फॉर लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। ओके। और सिंस 2017 से जब से हमने डायनेमिक मॉडल्स को यूज करना शुरू करा है, ओके, अगर हम देखें तो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट का ये एक हमारा मेजर टूल के तौर पे वर्क करता है। ओके। अब होता क्या है बच्चों, आज की डेट के अंदर में ये तो डायनेमिक मॉडल्स हो गए, अब क्या होता है, हम एंसेंबल एंसेंबल प्रेडिक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम, एंसेंबल प्रोडक्शन सिस्टम, जिसको हम EPS कहते हैं, ये आज की डेट में यूज किया जाता है। अब ये कैसे होता है? जैसे जी मान लीजिए अगर हमने मानसून मिडल मिशन कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम को हमने यूज करा, हम इस मॉडल को कई बार मींस कई बार रन किया जाता है। ओके। क्योंकि होता क्या है कि अगर हमने इसको सिंगल वन टाइम रन करा, ओके, तो कई बार ये चांसेस होते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में केओस होने की वजह से हमारे फोरकास्ट के गलत होने के चांसेस होते हैं। ओके, केओस कुछ हो गया उसकी वजह से गलत होने के चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर में सेम मॉडल को, ओके, मल्टीपल टाइम्स चलाया जाता है अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, मल्टीपल टाइम्स अंडर डिफरेंट कंडीशन, या इनिशियल कंडीशन को स्लाइटली वेरी करके,
ओके, इसको मल्टीपल टाइम्स चलाया जाता है और उसके बेसिस पे एक रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। वे क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं और उन आउटकम्स की जो एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो भी निकाल ली जाती। जनरली फोरकास्ट जो होता है वो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में होता है। फोरकास्ट कभी भी 100% नहीं होता, प्रेडिक्शन 100% हो सकता है। ओके, इसलिए यही डिफरेंस हो जाता है प्रेडिक्शन और फोरकास्ट के अंदर में, एक रेंज के अंदर में चलता है। ओके, और आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर में क्या यूज किया जाता है? ग्लोबल एंसेंबल फोरकास्टिंग सिस्टम। ग्लोबल एंसेंबल फोरकास्टिंग सिस्टम। हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी का भी अपना एंसेंबल हमारा एंसेंबल सिस्टम है, ईपीएस के नाम से। ओके, एंसेंबल प्रोडिक्शन सिस्टम। ओके, ये भी एक मल्टी मोडल सिस्टम है जो एक्सटेंडेड रेंज के ऊपर वर्क करता है। इट ऑपरेट्स ऑन एन एक्सटेंडेड रेंज। ओके, तो एक छोटा सा हम कंपैरिजन कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंस आपसे पूछ लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग, लेकिन साथ में आपसे यह भी पूछ लिया, ओके, दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग मॉडल्स यूज्ड। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पार्ट बन सकता है और आपका जीएस 1 के अंदर में भी आपसे पूछ सकता है आपसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आप। ओके, तो स्टैटिस्टिकल की अगर हम बात करते हैं, हम एक बार छोटा सा कंपैरिजन टेबल के अंदर में ले लेते हैं। ओके, हम तीनों मॉडल को एक बार कंपेयर कर लेते हैं और तीन तरीके के मॉडल है। स्टैटिस्टिकल हो गया, डायनामिक हो गया, ओके, जिसको हम न्यूमेरिकल वेदर प्रोडिक्शन कहते हैं, एनडब्ल्यूपी, न्यूमेरिकल वेदर प्रोडिक्शन, और एक हो गया हमारा एनसेम्बल। स्टैटिस्टिकल किस पे चलता है? हिस्टोरिकल कोरिलेशन पे। हम 30 साल 35 साल का कोरिलेशन चेक करते हैं और हिस्टोरिकल कोरिलेशन के बेसिस पे हम देखते हैं। ओके, ये जो डायनेमिक होता है वो किस पे चलता है? फिजिकल लॉज के बेसिस पे। मैंने आपको बताया था ये मॉडल होता है, साइमुलेट करता है और फिजिकल लॉज को साइमुलेट करता है इक्वेशन के बेसिस पे। और एंसेंबल में क्या होता है? मल्टीपल मॉडल रन्स। मॉडल को कई बार चलाया जाता है और कई बार ये भी होता है एक ही मॉडल को यूज नहीं किया था, कई सारे मॉडल को करके देखा जाता है और ये देखा जाता है बाकी जितने भी मॉडल है उनमें डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं। एंसेंबल तो एक्यूरेसी आपकी ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसकी अगर हम कंप्यूटेशनल कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है। इसकी कॉस्ट वेरी हाई होती है बिकॉज मॉडल बनाना ही अपने आप में काफी होता है और इसकी कॉस्ट जो होती है एक्सट्रीमली हाई होती है। और ये कंप्यूटेशन छोटे मोटे कंप्यूटर्स पे नहीं होते, मॉडल की रनिंग जो होती है इनके लिए सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। भारत में मिहिर, प्रत्युष, ये सुपर कंप्यूटर्स हैं, आईआईटीएम के भी हैं आईआईटीएम के अंदर में। और दे यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन और दे क्रिएट द प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड नंबर ऑफ द पॉसिबिलिटीज, क्योंकि एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल। इसका क्या हो सकता है? ये इसका जो फोरकास्ट की जो रेंज हो सकती है वो सीजनल हो सकती है। लीड टाइम आपको कितना मिल सकता है? एक सीजन का मिल सकता है केवल, मतलब मिनिमम एक सीजन का आपको प्रोवाइड करेगा, मतलब इससे कम में नहीं प्रोवाइड कर सकता। एक सीजन का एक आपको ओवरऑल आइडिया दे देगा। लेकिन ये इसके साथ फायदा क्या है? ये आवर्स टू वीक तक का भी आपको आइडिया दे देगा, मतलब शॉर्ट रेंज की भी फोरकास्ट आपको दे देगा। और एंसेंबल जो हो सकता है वो क्या कर सकता है? डेज टू कंप्लीट सीजन तक का आपको प्रोवाइड कर सकता है। ओके, इसकी इसकी जो अगर हम देखें स्टैटिस्टिकल मॉडल की अनसर्टेनिटी की बात करें तो काफी मतलब ये काफी हाई रहता है अनसर्टेनिटी के मामले। ओके, इसकी सर्टेनिटी की बात करें तो पुराने हमारे एक्सपीरियंसेस की अगर हम देखें, रिलेटिवली लो, रिलेटिवली लो।
और वेरी लो की कैटेगरी के अंदर में आता है, और ज्यादातर प्रोबेबिलिटी की फॉर्म के अंदर में ये प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको लॉन्ग रेंज फोरकास्ट निकालना है तो आप स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको शॉर्ट रेंज फोरकास्ट की बात करना है या मीडियम रेंज फोरकास्ट की बात करना है तो आप इस पर्टिकुलर मॉडल को यूज कर सकते हैं, या सारे टाइम स्केल पे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये पर्टिकुलर मॉडल जो होता है वो ज्यादा आपके लिए अच्छा। ओके, तो स्टैटिस्टिकल टू डायनेमिक टू एंसेंबल, हमने ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी मॉडल को रिजेक्ट कर दिया हो, अभी भी तीनों मॉडल्स को यूज किया जाता है, तीनों के तीनों मॉडल्स को यूज किया जाता है। लेकिन अब हम डायनेमिक टू असेंबल की तरफ चल रहे हैं, कपलिंग्स की तरफ चल रहे हैं, और फिजिकल लॉज जो होते हैं उनको एक मॉडल की फॉर्म में साइमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो मेरे ख्याल से ये चीज जो है आप लोगों को समझ में आई होगी, एंड आप लोगों के लिए रिलेटिवली इजी भी हो रहा होगा। और थोड़ी सी आज की क्लास हमारी लेंदी है तो इट मे बी बिट डिफिकल्ट फॉर यू। आप थोड़ी देर क्लास देखिएगा, पॉज ले लीजिएगा, फिर थोड़ी देर क्लास देखिएगा, फिर आप पॉज ले लीजिएगा, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि आप पूरे के पूरे को आप करें। ओके, अब आता है बच्चों हमारे लिए एक मेजर गेम चेंजर। मेजर गेम चेंजर आता है हमारा फोरकास्टिंग के अंदर में, जिसको हम बोलते हैं नेशनल मॉनसून मिशन। नेशनल मॉनसून मिशन। ओके, इज इट क्लियर? सो वी कॉल इट टू बी एज अ नेशनल मॉनसून मिशन। कब लॉन्च किया गया था? 2012 के अंदर में। ओके, और किसने लॉन्च करा था? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने इसको स्टार्ट करा था। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर में। इसकी नोडल एजेंसी कौन थी? IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी। कहां पर है? पुणे के अंदर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी। और इसके पार्टनर्स जो थे वो बहुत सारे पार्टनर्स थे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। IMD भी ऑब्वियसली इसका पार्टनर था, IMD वाज आल्सो अ पार्टनर ऑफ दिस वन। पैसा जो प्लान आउटले था वो 400 करोड़ रुपए का था, और फर्स्ट फेज जो था उसका 2012 से 2017 तक का था, फिर उसके बाद उसका सेकंड फेज स्टार्ट होता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव ये थे कि हम अपनी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो होते हैं उसको इंप्रूव करें, एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो होते हैं उनको इंप्रूव करें। लॉन्ग रेंज फोरकास्ट और एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट इंडियन समर मानसून को लेकर इसको इंप्रूव करें, और साथ ही साथ हम अपने ऐसे मॉडल्स को डेवलप करें। डेवलप करना था हमारा किस चीज को? ओशन एटमॉस्फेरिक, ओशन एटमॉस्फेयर कपल्ड मॉडल्स को डेवलप करना था। मतलब चेंजेस इन ओशन किस तरीके से रेजोनेट करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। साथ ही साथ ये था कि ह्यूमन कैपेसिटी को डेवलप करना, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाना। ओके, एटमॉस्फेरिक साइंसेस जो होती हैं उनके अंदर में ह्यूमन कैपेसिटी को, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना। और साथ ही साथ पर्पस ये था कि हमारी जो बाहर के लोग, बाहर के कंट्रीज के ऊपर जो जैसे मॉडल्स के लिए डिपेंडेंसी है, ECMWF। ओके, जैसे मैंने पीछे आपको बताया ECMWF, जो इन पे डिपेंडेंसीज हैं हमारी वो कम हो जाए, यानी कि हम अपना ही एक इंडिजीनियस मॉडल को बनाएं। क्योंकि होता क्या है कि जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो वो कंडीशनल हो जाता है, या फिर उनको और भी चीजें होती हैं जो प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। ओके, सो दैट वाज that was the main purpose of launching this मिशन मानसून, और मानसून मिशन जो था उसको लॉन्च किया गया था। ओके, और इसके बहुत सारे हमारे अचीवमेंट्स भी रहे, ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा हमारा खराब हो गया। और मानसून मिशन के बाद से तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट की जो एक्यूरेसी है वो रिलेटिवली काफी इंप्रूव हुई है। अब बाद में चल के 2017 से लेके हमारा 2025 तक के अंदर में इसका फेज 2 स्टार्ट होता है, और अभी भी चल रहा है। फेज 2 जो है वो हमारा चल रहा है, और बाद में चल के इसको मिशन मौसम के साथ इंटीग्रेट, मिशन मौसम का भी ये एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। ओके, मिशन मौसम जो 2025 में लॉन्च किया गया था उसका एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। ओके,
सो इनिशियली क्या था, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट और एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट में था, और सेकंड फेज के अंदर में हुआ शॉर्ट टू मीडियम रेंज। शॉर्ट रेंज फोरकास्ट या मीडियम रेंज फोरकास्ट जो है उनको इंप्रूव करने पे स्ट्रेस दिया गया। शॉर्ट रेंज फोरकास्ट और मीडियम रेंज फोरकास्ट के ऊपर इंटीग्रेट, उनको इंप्रूव करने के, और साथ ही साथ सेकंड फेज के अंदर में रखा गया कि हम किस तरीके से एआई और मशीन लर्निंग को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने फोरकास्टिंग के अंदर में। इसी के साथ इंडिया के अंदर में सुपर कंप्यूटिंग जो है उसको फोरकास्टिंग के अंदर में यूटिलाइज किया जाने लगा, सुपर कंप्यूटिंग को। और जैसे हमारा सुपर कंप्यूटर प्रत्युष है, प्रत्युष हो गया, प्रत्युष, ओके, वी हैव अ प्रत्युष दैट इज देयर इन IITM पुणे के अंदर में, ओके। और दूसरा हमारा मिहिर, मिहिर, ओके, जो नोएडा के अंदर में, नोएडा में एक सेंटर है हमारा, NC, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, वहां पे भी ये मिहिर को रखा गया। और ये दोनों मिलके दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेडिकेटेड मीट्रोलॉजिकल कंप्यूटेशनल फैसिलिटी है, ओके, वर्ल्ड, वन ऑफ द, नॉट नॉट द ओनली, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेडिकेटेड meteorological computational facility. This is what you can take a pride on, this one, computing facilities. क्योंकि इनका यूज केवल मानसून के टाइम पे नहीं होता, हम साइक्लोन को लेके भी, जो नॉर्थ इंडियन ओशन के रीजन्स हैं, और हमारा रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है इस चीज को लेके, तो उनके लिए भी जो वार्निंग्स इशू करते हैं वो हम इसके अंदर में यूज करते हैं, ओके, ओके। और इसके अंदर में बहुत सारे कपल्ड मॉडल्स हैं। अभी जो रिसेंट में कपल्ड मॉडल यूज किया जाता है दैट इज T382, ओके, जिसका रेजोल्यूशन काफी हाई है, 38 किलोमीटर का रेजोल्यूशन। और इसके अंदर में क्या जाता है, तीनों कंपोनेंट लिए जाते हैं, ओशन, लैंड एंड एंड एटमॉस्फेयर, तीनों की ट्रिपलिंग करी जाती है। और जो फिजिकल लॉज होते हैं उनको डेटा के बेसिस पे साइमुलेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ओके। सो यहां तक तो एक हमारी टर्मिनोलॉजीज थी और हम किस किस तरीके की चीजें यूज करते हैं, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि मानसून फोरकास्टिंग के अंदर में, मानसून फोरकास्टिंग को लेके हम क्राइटेरिया क्या क्या यूज करते हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या क्या, मॉडल्स भी क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और पहले हम क्राइटेरिया देखते हैं लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो होते हैं उसके लिए हम क्राइटेरिया क्या यूज करते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है बच्चों नीनो। अब नीनो का भी इंडेक्स होता है, ओके, नीनो का भी एक इंडेक्स होता है जिसको 3.4 नीनो SST कहा जाता है, ओके। ये सेंट्रल पैसिफिक का होता है, सेंट्रल पैसिफिक के अंदर में देखा जाता है, ओके। और ये देखा गया है कि अगर एलिनो वीक होगा, ये कोरिलेशन देखे गए, एलिनो अगर वीक होगा तो मानसून जो होगा वो अच्छा हो, एंड वाइस वर्सा। लानीना अगर होगा, ओके, लानीना अगर होगा, ओके, तो मानसून बहुत स्ट्रांग होगा। एलिनो का मतलब होता है सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ना, और लानीना का मतलब होता है सी सरफेस टेम्परेचर कम। दूसरा हम इंडियन ओशन डाइपोल को देखते हैं, उसके कनेक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट हम यूरेशियन स्नो कवर को देखते हैं, यूरेशियन स्नो कवर, ओके। और फिर हम हिमालयन स्नो डेप्थ को देखते हैं, हिमालयन स्नो डेप्थ। अब ये ऐसा नहीं होता कि हम मानसून के टाइम पे देखते हैं, ये यूरेशियन स्नो कवर जो होता है वो जनवरी से मार्च के बीच में देखा जाता है, बोरियल विंटर जिसको कहा जाता है, जनवरी से मार्च के बीच में। और हिमालयन स्नो डेप्थ जो होती है वो फरवरी से मार्च के बीच में देखी जाती है कि हिमालयन स्नो डेप्थ कैसी है,
फिर इसी तरीके से नॉर्थ अटलांटिक जो है, वहां के सी सरफेस टेम्परेचर्स जो होते हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। सी सरफेस टेम्परेचर जो होते हैं उनको देखा जाता है। फिर हम एक इसी के साथ साथ बच्चों प्रेशर इंडाइसेस निकाले जाते हैं। प्रेशर इंडाइसेस मतलब अलग अलग प्रेशर इंडाइसेस एट वेरियस लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। मैडन जूलियन ऑस्सिलेशन को लिया जाता है। ओके, देन सदर्न ऑस्सिलेशन इंडेक्स, बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन दिस इज सदर्न ऑस्सिलेशन इंडेक्स। ओके, और ये कैसे निकाला जाता है? तहीती और डार्विन के बीच के प्रेशर डिफरेंसेस के बेसिस पर सदर्न ऑस्सिलेशन इंडेक्स। अगर ये नेगेटिव में होता है, नेगेटिव एसओआई होता है, ओके, तो एलिनो बन जाता है। ओके, नेगेटिव अगर हुआ और ये अगर पॉजिटिव एसओआई होगा तो ये लानीना बन जाता है। लानीना हो जाता है। मैंने पीछे भी आपको बताया एलिनो और लानीना का क्या है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एटलांटिक एएमओ, एटलांटिक ओवरटर्निंग, ये बेटा ये एटलांटिक एटलांटिक ओवरटर्निंग मेरीडोनल ऑस्सिलेशन। ओके, ये थर्मोहेलाइन ऑस्सिलेशन कहलाता है। थर्मोहेलाइन यानी कि डीप ओशन करंट्स जो हैं उनका किस तरीके का ऑस्सिलेशन है। ओके, और इसी के साथ साथ बच्चों एक और देखते हैं, सोमालिया जेट जो है, ओके, या लो लेवल जेट जो है, क्योंकि लो लेवल जेट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे यहाँ मानसून को लाने में। लो लेवल जेट, इसको लो लेवल जेट LLJ कहा जाता है, लो लेवल जेट। ओके, अगर ये बहुत स्ट्रांग होगी, सोमालिया के पास हम देखते हैं अगर ये स्ट्रांग होगी, इफ इट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग, अगर ये स्ट्रांग होगी, ओके, तो स्ट्रांग मानसून होगा, स्ट्रांग मानसून। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ मानसून के ऑनसेट को लेके हमारे यहाँ किस किस तरीके का मैकेनिज्म रोल प्ले किया जाता है। हम अगर देखें तो मानसून ऑनसेट जो होता है वो हम कैसे डिसाइड डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको सीधे वेबसाइट पर लेके जा रहा हूं, और ये मौसम.imd, okay, look to this one, mosam.imd.gov, okay, and we will open this one and we'll see that let's have a look to this one। इसकी हम इंग्लिश वर्जन ले लेते हैं इस साइट का, ओके, और हम लोग इसको स्क्रॉल करके बच्चों थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं, और ये हमें मिल जाता है यहाँ पे मानसून से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ओके, और अगर हम यहाँ पे जाते हैं थोड़ा सा, अगर हम देते हैं तो मानसून के जो क्राइटेरियाज हैं वो क्या क्या है, अब देखिएगा इसमें अलग अलग ऑनसेट का क्राइटेरिया क्या है। ओके, देखिएगा ऑनसेट और एडवांस ऑफ द मानसून। ओके, मानसून कब आया, हम कब ये मानेंगे कि मानसून आ गया, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या लिया जाता है। द क्राइटेरिया दैट इज टेकन इज, ओके, जस्ट हैव अटेंशन टू दिस वन। एक रेनफॉल को एक क्राइटेरिया लिया जाता है, 14 स्टेशन लिए जाते हैं। ओके, 14 स्टेशन ऐसे हैं जहां पे रेनफॉल को मेजर किया जाता है। ओके, आफ्टर 10th में के बाद 14 स्टेशन पे, ये 14 स्टेशन केरला और लक्षद्वीप के हैं। ओके, और अगर इन 14 स्टेशन पे 2 दिन तक लगातार, ओके, रेनफॉल 2.5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की होती है, तो सेकेंड डे पर, ओके, मान लीजिए आपने 15 और 16 तारीख का आपने देखा, तो 16 डे पे 15 तारीख को भी है, 16 तारीख को भी है, नॉट बिफोर 10th में, आपका जो ऑब्जर्वेशन होगी वो 10th मई के बाद की होगी, तो 16 मई को मानसून डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
लेकिन केवल एक यही नहीं होता, और भी दूसरा क्राइटेरिया होता है। ओके, और भी क्राइटेरिया होते हैं, सारे क्राइटेरिया मीट करने चाहिए। विंड फील्ड, विंड फील्ड मतलब होता है कि कितनी ऊंचाई तक, कितनी हाइट तक विंड का फ्लो चल रहा है, विंड फील्ड को देखा जाता है। दूसरा, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। आउटगोइंग लॉन्ग लॉन्ग वेव रेडिएशन का मतलब होता है कि हमारी अर्थ जो होती है वो किस तरीके का रेडिएशन रिलीज कर रही है, और उससे आने वाली एनर्जी कैसी आ रही है। तो अगर हम 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर ये लिया गया है। और नेक्स्ट इसके अंदर में दिया जाता है कि अगर ये सारे क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं तो मानसून को डिक्लेयर किया जाता है। और इसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून। कभी भी जब ये मानसून प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा बच्चों, तो हमेशा आप देखिएगा, जितना भी अगर आप इस पे जाके देखिएगा प्रोग्रेस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। ओके, अगर आप इस वाले सेक्शन में जाके आप देखिएगा, उसमें आपको प्रोग्रेस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून मिलेगा। ओके, और इस प्रोग्रेस के हिसाब से आपको नॉर्दर्न लिमिट हमेशा दिखाता है, हर डे के हिसाब से वो आपको नॉर्दर्न लिमिट जो होता है वो दिखाता है। अभी 2025 का डेटा है तो रिलेटिवली पुराना है, लेकिन इस साल का जब शुरू होगा तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो ये तो ऑनसेट के क्राइटेरिया होते हैं। दूसरा क्राइटेरिया अगर हम देखें, हमारा क्राइटेरिया होता है विड्रॉल का। विड्रॉल के भी क्राइटेरिया होते हैं, कुछ अपने क्राइटेरियाज होते हैं रिगार्डिंग दी विड्रॉल, और ये भी यूपीएससी के अंदर में आपसे पूछा जा सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आपसे विड्रॉल के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन ले ले। जनरली विड्रॉल 1 सितंबर से पहले विड्रॉल को काउंट नहीं किया जाता। ओके, और फिर अगर हम देखें विड्रॉल के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास और भी चीजें हैं इसके अंदर में। ओके, एंड वी विल जस्ट हैव अ लुक टू अदर थिंग्स। ओके, सो दिस इज अबाउट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, और मानसून एक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो मानसून एक्टिविटी को हम किस तरीके से डिटरमाइन करें। वीक मानसून कब कहलाता है, नॉर्मल मानसून कब कहलाता है, एक्टिव मानसून कब कहलाता है, ओके, विगरस मानसून कब कहलाता है। ओके, सो वीक मानसून का मतलब क्या होता है, मानसून कब वीक है। ओके, रेनफॉल के टर्म्स में है कि ये क्वालिटेटिव चीजें हैं, हम वीक, नॉर्मल, एक्टिव, ओके, ये क्वालिटेटिव टर्म्स हैं। और देखें हम तो वीक मानसून कब कहलाएगा, ओके, नॉर्मल से आधे की बारिश होती है तो वीक मानसून। नॉर्मल मानसून कब कहलाता है, हाफ टू लेस देन 1 पॉइंट हाफ टाइम्स ऑफ द नॉर्मल। एक्टिव मानसून कब कहलाता है, ओके, 1.5 to 4 times ऑफ द नॉर्मल। ओके, एक्टिव मानसून का मतलब ही मैंने आपको बताया था, एक्टिव फेज जो होता है मानसून का। और विगरस मानसून कब होता है, ओके, क्राइटेरिया फॉर डिस्क्राइबिंग एक्टिविटी ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। ड्यूरिंग दिस एंटायर साउथ वेस्ट मानसून वेरियस टाइप ऑफ द इश्यूज आर, वेरी टाइप्स ऑफ एडवाइजरीज आर गिवन, कि आज मानसून अभी नॉर्मल है, एक्टिव है, विगरस कैटेगरी के अंदर में है। और ये अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह एक जैसा रहेगा। या हम कहते हैं सबड्यूड मानसून। ओके, मानसून जो होता है वो सबड्यूड है। सबड्यूड का मतलब स्कैटर्ड है फॉर 2 consecutive days के अंदर में। ओके, कुछ सब डिविजन्स ऐसे हैं, मतलब नॉर्मल से कम सब डिविजन्स के अंदर में रेनफॉल हो रही है। तो जनरली जब मानसून का पीरियड शुरू होता है तो ये 4-5 चीजें आपकी मानसून एक्टिविटी से जुड़ी चल रही होती है, वीक मानसून, नॉर्मल मानसून, एक्टिव मानसून, विगरस मानसून, सबड्यूड मानसून। ओके, ये सारी, और फिर ये हमारी जो फोरकास्ट होते हैं वो इन सब चीजों के बारे में बताते रहते हैं कि कितनी बारिश होगी, कितनी बारिश नहीं होगी। इन सब चीजों को लेके हमारे फोरकास्ट होते हैं वो चलते रहते हैं। ओके, सो ये हमारे एक फोरकास्टिंग को लेके हमारा एक छोटा सा आइडिया था कि कितने तरीके के मॉडल्स है। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा बच्चों, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर इतना भी आपको समझ में आ जाता है, ओके, तो भी मेरी ख्याल से आपके लिए, अगर इतना भी फोरकास्टिंग के मेथड्स जो हैं वो आपको समझ में आ जाते हैं, किसी और वीडियो के अंदर में, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ हमारी बहुत बढ़ गई है, और किसी और वीडियो के अंदर में मैं आपके साथ कुछ चीजें और डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारे मानसून फोरकास्ट को लेकर। ओके, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, और हम किस तरीके से एआई का जो इंटीग्रेशन है, हाउ द इंटीग्रेशन ऑफ द एआई कैन टेक प्लेस। एआई का इंटीग्रेशन जो है वो हम मानसून फोरकास्टिंग में किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो दैट विल बी अ सेपरेट वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में पार्ट 2 के अंदर में देखेंगे हम लोग चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस टू मानसून फोरकास्टिंग।
ओके। और दूसरा, हाउ वी कैन इंटीग्रेट एआई एंड मशीन लर्निंग। ओके, ये दोनों के दोनों आपके पोटेंशियल क्वेश्चन है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि 2015 के अंदर में अगर आपको चैलेंजेस नहीं पता होंगे बच्चों, तो आप क्या होगा, आप कभी भी, अगर आपको चैलेंजेस नहीं पता है तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि ये अगर आप क्वेश्चन को आप देखेंगे 2015 के अंदर में, तो 2015 के अंदर में अगर हम क्वेश्चन को देखें तो 2015 में एक क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन करके क्वेश्चन आया था कि द डेवलपमेंट ऑफ मानसून मीटरोलॉजी इन इंडिया एंड व्हाट रोल हैज टेक्नोलॉजी प्लेड इन इंप्रूविंग द फोरकास्टिंग। ओके, सो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके वो आज के कॉन्टेक्स्ट में बना सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू द मानसून फोरकास्टिंग इन इंडिया एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग, or what role AI and machine learning can play in improving the forecast। सरप्राइजेस का वेट बिल्कुल मत करिए। आप जब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं पुराने क्वेश्चन के बेसिस पे फ्यूचर प्रोजेक्शंस बनाते चलिए, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को जनरेट करते चलिए। और ये कभी मत सोचिएगा कि पहले आ गया अब तो दोबारा कभी आएगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। क्वेश्चन का नेचर चेंज हो जाता है, क्वेश्चन का नेचर वही रहता है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि वो एक कंटेम्प्रेरी बना के आपके सामने रख दिया जाता है, पुराना ही क्वेश्चन को कंटेम्प्रेरी बना के आपके सामने रख दिया, तो उसके हिसाब से भी आप अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। सो एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम चैलेंजेस की बात करेंगे, चैलेंजेस इन मानसून फोरकास्टिंग की। और दूसरा हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर, उसी के अंदर में टॉपिक होगा कि हाउ वी कैन इंटीग्रेट एआई एंड मशीन लर्निंग to understand about this monsoon forecasting or to make our monsoon forecasting relatively more accurate। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और सेकंड पार्ट आप जरूर देखिएगा। और अभी ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा एक प्री रिकॉर्डिंग और एक रफ फॉर्मेट में, अभी थोड़ा सा इसका पोस्ट, इसकी प्रोसेसिंग होगी, एडिटिंग होगी, और फिर उसके बाद ये यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।